A very good morning to all of you. Once again here comes सौरभ कुमार और आज आपके लिए एस्पेक्ट विजन लेकर के आया है। बहुत ही दमदार, बहुत ही बढ़िया जो आपका रिवीजन करा रहे थे हम लोग ब्रह्मास्त्र के बाद। आज मैं फिर से आपको लेकर के आया हूं आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2021। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2021 के जो क्वेश्चंस हैं, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उन सारे के सॉल्यूशंस मैं कराने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि आज खत्म हो जाए, लेकिन होगा नहीं क्योंकि काफी लंबा है, काफी टाइम लगता है। तो वो चीजें हैं, आपको मैं बताते भी चलूंगा, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए उसके लिए। सो मैं चाहूंगा कि कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 है उसका कम से कम हाफ तो कर ही दूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। और जो है क्या क्या क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उसका वो कराने जा रहा हूं। तो ये रिवीजन जो है आपके लिए काफी मैटर करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपका जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, वो आपको सामने विजुअलाइज हो रहा होगा, दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है 2021 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके पास ऑब्जेक्टिव रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। ये जो है सब्जेक्टिव में हमारा फोकस होना चाहिए, जो सब्जेक्टिव है उसमें नंबर बिल्कुल ना कटे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, अगर समय मिला तो मैं ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव्स के, तो उसमें जो है अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मैंने पहले ही बता दिया है कि प्राइम नंबर क्या होता है ना। तो प्राइम नंबर्स को देखने के लिए, ध्यान देने के लिए, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका प्रोग्राम भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट चेक प्राइम, है ना। ये क्या है? चेक प्राइम। चेक प्राइम हमने क्या किया? चेक प्राइम करके हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है। अब यहां पर इसको जो है इंट नम दे दिया, मतलब इसमें पैरामीटर पास कराया है हमने, है ना। इसमें जब पैरामीटर हमने पास कराया तो याद रखिएगा कि पैरामीटर को कहीं हम लोग यूज करेंगे एज अ नम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 0 1 एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट प्राइम। चूंकि 0 1 और नेगेटिव नंबर जो है प्राइम नहीं होते हैं, इसलिए हमें हमारा जो कंसर्न है वो 2 से शुरू होना चाहिए। इसीलिए हमने इफ कंडीशन लगाया, नम इज लेस देन 2, रिटर्न 0। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है। अब एल्स पार्ट में जाएंगे, नो नीड टू रन द लूप टिल num1 as far any number x the numbers in। तो इसके बाद जो है ये चीज हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। जो रेंज है, द रेंज num2 plus 1 num won't be divisible anyways। तो हम लोगों को क्या होता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए, खुद से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब जो भी नंबर है वो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो ऐसा वाला नंबर हमें ढूंढना है जो कि खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो रेंज है, num/2 plus 1 num won't be divisible anyways। Example 36 won't be divisible by anything between 19 to 35। तो ये 19 to 35 से के बीच में जो है ये डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके का जो नंबर है वो प्राइम तो नहीं है, लेकिन इसमें जो है ये चीज है कि इतना से इतने के बीच वाला जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है। खैर उतना उसका बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं है। इंट एक्स, हमने इंट ले लिया, एक्स को ले लिया, num/2 कर दिया। ठीक है। जो भी नंबर देंगे उसका जो है डिवाइड करेगा 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद ये चेक करेगा कि भैया उसका जो उसका क्वोशंट आता है, वो क्वोशंट क्या, वो क्वोशंट को हमने एक्स में स्टोर कर लिया है। फॉर लूप चलाया। फॉर लूप मतलब हर नंबर को हम लोग चेक करने वाले हैं, किसको आई से शुरू होगा, आई इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा। और यहाँ पर याद रखना है कि ये जो प्राइम नंबर्स है, जो हमारा क्वेश्चन है, ये 1 to 100 का है। ये हमारा कंसर्न होना चाहिए। 1 से 100 के बीच में से जितने प्राइम नंबर्स हैं उसको बताना है। तो यहाँ से 2 से हमने शुरू किया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इफ num परसेंट आई इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है, ये क्या बताता है, ये आपका जो है मॉडुलस है। ये क्या है? आपका मॉडुलस है ना। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस क्या करता है?
मॉडुलस आपको रिमाइंडर देता है ना, ये रिमाइंडर देता है। तो अगर अगर इफ नम परसेंट आई इज इक्वल टू 0 है, अगर रिमाइंडर नीचे 0 आ रहा है, तब क्या होगा, रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो वो जो नंबर है वो सोचिए, अगर अगर आपके पास अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब टोटली डिविजिबल है ना वो। अगर डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि भैया अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो तो नंबर प्राइम नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, द नंबर्स वुड बी प्राइम इफ रीच हियर। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आगे इंट मेन फंक्शन है, यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमारा 1 और 100 यही दोनों लिमिट था, है ना। तो इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू है। अब यहाँ पर जो है फॉर का लूप चलाया गया, प्राइम किया, चेक प्राइम, ये चेक प्राइम करेंगे तो वही जाएगा, है ना। जो पीछे वाला जो है आप क्या देखिएगा, चेक प्राइम, ये वाला जो हमने बनाया था, वहां से मेन फंक्शन में चेक प्राइम ढूंढेगा, फिर चेक प्राइम यहाँ आ जाएगा, उसके बाद वो चेक करेगा, अच्छा वैल्यू नम से कम है कि नहीं, मतलब नंबर इज टू लेस देन 2 है कि नहीं। अगर लेस देन 2 होगा तो क्या होगा कि जो 0 1 एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट प्राइम, तो सीधा नॉट प्राइम प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। इसलिए जो है यहाँ पर हमने फिर चेक किया, प्रिंट कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, आपका जो है पूरा का पूरा जो है स्पेस को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे निकल जाएगा। तो इसका मतलब जो है आपका जितना भी नंबर है, ये जो आपका फॉर लूप चलाया गया है, जितना भी नंबर है 1 से 100 के बीच में, वो हर के लिए चेक करेगा कि अच्छा वो चीज हो रहा है कि नहीं, रिटर्न कर रहा है, फिर रिटर्न करके चेक कर रहा है कि अच्छा 0 से डिविजिबल, ये डिवाइड जब हो रहा है तो 0 हमारा इनपुट जो 0 है वो हमारा रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा है, फिर अगर बच रहा है तो उसको हटाओ, और अगर नहीं है 0, इसका मतलब है कि वो क्या है, वो डिविजिबल है। तो इस तरीके से जो है, अगर नहीं बच रहा है इसका मतलब नहीं डिविजिबल है, मतलब अगर कुछ बच रहा है तो वो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर अगर बचा तो डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल नहीं है इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। तो इसलिए जो है वो चीजें पूरा चेक करेगा, और चेक करने के बाद ये आपका प्राइम नंबर बता देगा। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं, 1 से लेकर के 100 के बीच में। तो याद रखिएगा कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। ये तरीका है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन निकालने का, ये इजी तरीका है, क्योंकि अगर इससे हम लोग इजिली काम करते हैं, अगर ये जो है तरीका हम लोग नहीं अपनाते हैं, तो ये प्रोग्राम और बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए दिस इज द बेस्ट सुटेबल। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, ठीक है, 2 का ए हमने कर लिया, 2 का बी है, इट इज सिंटैक्टिकली वैलिड टू यूज फ्लोट वेरिएबल। हमें जो है फ्लोट वेरिएबल जो है यूज करना चाहिए एज लूप कंट्रोल वेरिएबल, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। एक्चुअली क्या है कि कहता है कि हम लोग फ्लोट वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। लूप कंट्रोल में ये वेरिएबल है, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये रिकमेंडेड अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो बातें हैं। हम लोग जनरली इंट का प्रयोग करते हैं ना, इंटीजर का प्रयोग करते हैं, डेटा टाइप इंटीजर लेते हैं। क्यों, क्योंकि क्यों करते हैं वो वही चीज यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए हमने आंसर लिख दिया है, व्हाई इट इज सिंटैक्टिकली वैलिड टू यूज फ्लोट वेरिएबल as a loop control variable in many of the programming languages. It is not recommended due to precision issues. ये precision issues and अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के कारण जो है हम लोग फ्लोट यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो है प्रिसीजन इश्यूज आ जाता है या अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर जो है हमें दिखता है अगर हम लोग फ्लोट यूज करते हैं, क्योंकि फ्लोट जो है थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेता है ना, वो 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो अब देखते हैं कि प्रिसीजन इश्यू क्या है। देखिए यहाँ पे प्रिसीजन लिमिटेशन हमने बताया है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड अप्रोक्सीमेटली इन कंप्यूटर्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समझ रहे होंगे आप, जो कि हमारा इसमें आता है डेसिमल के बाद भी उसमें रहता है, जैसे 2.22, ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है।
है ना, इसको फ्लोट में हम लोग डालते हैं। तो अगर इस तरह का नंबर हम लोग लेते हैं तो अनायास ही वो बड़ा होते चला जाता है और वो जो है आपका ज्यादा स्पेस लेता है ना, विच कैन लीड टू राउंडिंग एरर्स। देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली उसमें लेना पड़ता है, जो कि विच कैन लीड टू राउंडिंग एरर्स, इसमें काफी सारे राउंडिंग एरर्स भी आ जाते हैं। दिस लैक ऑफ प्रिसीजन मे कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये इसके कारण जो है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है हम लोग जनरली प्रोग्रामिंग में देख पाते हैं। तो इसके चलते जो है हम लोग ये काम नहीं करना चाहिए। हम लोग जनरली इंटीजर लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, मतलब ये इंटीजर हो गया है ना, ये इंटीग्रल पार्ट है, इसी को हम लोग जनरली लेते हैं, हम लोग इसको नहीं लेते हैं। फ्लोट में जो है हम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हमने दिया है फॉर फ्लोट 0.1 आई इज इक्वल टू, हम लोग लिखते क्या है 1 लिखते हैं, यहाँ पे 0.1 लिख रहे हैं। तो 0.1 ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आई इज लेस देन 1.0, 0.2 आई प्लस प्लस करेंगे तो 0.1, तो इससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब प्रिंटफ आप करने जाएंगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, मतलब काफी ज्यादा जो है मेमोरी का इश्यू होने लगेगा। इन दिस लूप ड्यू टू राउंडिंग एरर्स I might not exactly equal to 1.0 after several iterations, मतलब कि कई बार अगर iterations होगा तो वो नंबर चेंज होते जाएंगे और उसके बाद फिर 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3 इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा फॉर लूप वगैरह चलाएंगे तो। इंस्टेड इट कुड बी स्लाइटली more or less potentially causing the loop to either overrun or exit permanently। तो ये क्या करेगा कि जनरली प्रोग्राम तो चलेगा, कुछ दूर तक चलेगा, उसका बाद वो एग्जिट हो जाएगा। क्यों एग्जिट हो जाएगा? क्योंकि अभी ये 0.1 है, फिर 0.2, 0.3 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो 0.1 के बाद हो सकता है कि वो जो है अगर 0.001 भी हो सकता है, 0.12, 121 भी हो सकता है, वो इस तरीके से वो प्रोग्राम बढ़ेगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। इनकंसिस्टेंट आइटरेशंस भी है दूसरा पॉइंट इसमें। सिंस फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, अभी वही वाला चीजें कंटिन्यू हो रही है, ये चीजें भी आप उसमें लिख सकते हैं। इनकंसिस्टेंट आइटरेशंस भी उसमें होता है। सिंस फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इज इनहेरेंटली imprecise, the number of iterations in the loop might not be consistent across different platforms or even within the same platform। कहने का मतलब है कि एक टाइप का प्लेटफॉर्म रहेगा तब तो कुछ देर चलेगा ये प्रोग्राम। अगर डिफरेंट टाइप्स का प्लेटफॉर्म रहेगा तो अभी एक नंबर इंट हो, एक नंबर इंटीजर हो, दूसरा नंबर फ्लोट हो, और डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण भी जो है हम लोग ये वाला चीज नहीं करते हैं। आइटरेशंस मतलब लूपिंग, ये आइटरेशंस क्या है? दिस इज कॉल्ड लूपिंग है। तो लूपिंग में प्रॉब्लम आएगी, लूप चलाने में हमें प्रॉब्लम आएगी। डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग टर्मिनेशन, अब कब टर्मिनेट करना है, 0.4 पर टर्मिनेट करना है, 0.7 पे टर्मिनेट करना है, इसको भी पता करने में बड़ा मुश्किल आएगा। क्यों? क्योंकि 0.4 और 0.7 अगर इस तरीके से चलेगा तो कंप्यूटर एग्जैक्ट है, वो पहुंच तो जाएगा, काम कर देगा, लेकिन क्या होगा कि बीच बीच में कभी आ जाएगा 0.77। तो 0.7 पे रुकना है, 0.71 पे रुकना है, 0.77 पे रुकना है, कहां पे रुकना है, ये चीज थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है। इसीलिए यहाँ पे डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग टर्मिनेशंस लिखा गया है। तो ये थोड़ा सा जो है इश्यू क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट टू, देखिए अब इसमें जो है कह रहा है कि अगर थोड़ा सा जो है स्मॉल इंक्रीमेंट अगर हम उसमें कर देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में, तो क्या होगा? तो वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, माइट नॉट चेंज इट्स वैल्यू बिकॉज द इंक्रीमेंट इज स्मॉलर देन द प्रिसिजन ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से जो है ये क्या है, ये थोड़ा सा छोटा ही है। तो याद रखिएगा कि जो एग्जाम्पल है, जो फ्लोटिंग पॉइंट है, वो क्या है, वो पूरा का पूरा जो है आपका इस तरीके से चलता है। फ्लोट आई इज इक्वल टू 0.0, अब यहाँ पे 0.0 है, अगर इसमें हम लोग प्लस कर रहे हैं तो 0.1 से अबव जाएगा, फिर 0.2 होगा, 0.3 होगा, तो उसके कारण जो है ये दिक्कतें आ सकते हैं। इतना आप नहीं भी लिखेंगे ना, केवल आप इतना भी लिख देंगे, याद रखिएगा ये पहला वाला ये वाला जो एग्जाम्पल हमने दिया है, ये चीज आप लिख दें, है ना, ये लिख दें,
है ना, प्रिसीजन लिमिटेशन लिख दें, और उसके बाद ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर में थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। ये सब एग्जाम्पल ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, है ना, इतना सारे एग्जांपल्स नहीं भी दे सकते हैं। बेटर ऑल्टरनेटिव है इसके लिए, ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि भैया इसके पास, हमारे पास बेटर ऑल्टरनेटिव है तो हम क्यों उसके लिए जाएंगे, क्यों हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेंगे। तो ये चीज भी हम लोग लिख सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक पॉइंट है कि यूजिंग एन इंटीजर लूप कंट्रोल वेरिएबल एंड स्केलिंग within the loop is generally preferred for loops that require precise control। तो यहाँ पर जो है प्रिफर्ड लूप्स है उसके अलावे, तो हम लोग उसमें क्यों जाएंगे। जैसे एग्जांपल में हमने i इज इक्वल टू 0 ले लिया है, i लेस देन 10 ले लिया है, तो दिस इज क्वाइट बेटर, है ना, क्योंकि यहाँ पे केवल इंटीजर है, फ्लोट नहीं है। तो क्या है, ये आपका ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है और यही हम लोग लेते भी हैं। ठीक है, कंक्लूजन देखिए, while float loop control variables are allowed, their their inherent inaccuracy and unpredictable behavior make them unreliable। तो अब क्या होता है कि कई बार जो है फ्लोट जब लेते हैं तो उसका बिहेवियर सही नहीं होता है, जिसके कारण अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और फॉर लूप जो है कंट्रोल से बाहर भी आ जाता है कई बार। तो एग्जैक्ट आइटरेशन, जितना नंबर ऑफ आइटरेशन हम चाहते हैं, जितना नंबर ऑफ लूपिंग हम लूप कंट्रोल चलाते हैं, उतना नंबर चल नहीं पाता है, तो दिक्कत यहाँ पर आती है। इसलिए जो है हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2A और 2B है वो हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 2 एंड 3 यूजिंग फॉर लूप। तो अब एक प्रोग्राम जनरेट करना है किसके कॉम्बिनेशन का, 1 2 एंड 3। तो 1 2 और 3 से जितने सारे नंबर हो सकते हैं वो सारी चीज यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि कितने सारे नंबर, वो जैसे मान लिया 1 है तो 1 1 1 भी हो सकता है, 1 2 1 भी हो सकता है ना, 1 1 2 भी हो सकता है। इस तरीके से कितने सारे नंबर हो सकते हैं, तो ये सारा चीज यहाँ पर इंक्लूड किया, इसमें बताया गया है इस प्रोग्राम में। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर जो है किस तरीके से काम करेगा। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पे इंट मेन ले लिया, फॉर इंट, अब यहाँ पर हम लोग चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 नंबर है। कौन कौन सा नंबर है, 1 2 और 3, यही तीनों को यूटिलाइज करके नंबर बनाना है। कितने सारे नंबर ये बन सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। तो ये जो है आपका फॉर लूप चल रहा है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, हम लोग उसके अंदर का लूप चला रहे हैं। फॉर के अंदर फॉर है, मतलब नेस्टेड फॉर है ये, है ना। तो नेस्टेड फॉर हमने किया। आगे देखेंगे तो फॉर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर चला रहे हैं, इंट के इज इक्वल टू लेस देन 3 और के प्लस प्लस। तो इसमें क्या हो गया कि अब कॉम्बिनेशंस लगाए हैं हमने, तो 3 लूप हमने लगाए। सब कौन कौन सा लूप लगाए, सो देखिए 1 और 1 2 और 3 के सारे कॉम्बिनेशंस लगा रहे हैं। आई को 1 से शुरू किया, चेक किया वैल्यू, फिर आई के बाद फिर हम 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 होगा, और उसी के अंदर 1 1 के साथ कॉम्बिनेशन लगाया। आई 1 पहले 1 के साथ लगेगा कॉम्बिनेशन, 1 को स्थिर रखेगा, मतलब 1 को स्थिर रखेगा, उसमें 1 1 लगाएगा। अब इसके बाद कोई और नंबर इसका हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो पहला को स्थिर रखेगा, दूसरा को स्थिर रखेगा, फिर तीसरा को बदलेगा, है ना। तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 1 1 3 हो जाएगा, फिर 1, फिर यहाँ पर देखिएगा कि इसको चेंज करेगा, फिर इसको। तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर लूप उसी के लिए लगाया गया है। तो बस 3 ठो फॉर लूप लगाना है, एक ये और एक ये, बस। अब उसके बाद प्रिंट कर देना है, प्रिंट द कॉम्बिनेशंस। देखिए 1 1 1 1 2 1, सबसे पहले इसको कॉन्सेंट्रेट किया, इसको, इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने स्थिर रखा, और यहाँ पे हम लोग इसमें चेंजेस कर रहे हैं, 1 2 3 कर दिया। अब उसके बाद इसको और इसको यहाँ पे इसको हम लोग कर रहे हैं। अब 2 को 1 और 2 को हमने जो है
क्या किया हमने, दोनों को स्थिर रखा, फिर यहाँ चेंजेस किया, 1 2 3 कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो कई सारे जो है 1 2 3, फिर 3 को किया, 1 और 3 को जो है हमने एक उसको 1 और 3 को फिक्स किया, फिर 1 2 3 आ गया। फिर हमने क्या किया कि 1 को, जो पहला वाला 1 था, उसको चेंज किया। तो ये जो है तरीका है, यही तरीका जो है हम लोगों ने फॉर लूप पे लगाया है। ठीक है, तो उसी के अनुसार ये पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाएगा और ये पूरा नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बस केवल 3 लूप का काम, 3 लूप लगाया, काम खत्म। और पूरा का पूरा 5 नंबर ले जाइए, 7 नंबर ले जाइए, 7 नंबर का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का भी है ना। डिफाइन डेटा टाइप्स, क्या डिफाइन करना है भैया, डेटा टाइप्स को डिफाइन करना है। ठीक है, डिस्कस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सा होता है, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड रेंज। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या होता है, फिर मेमोरी ऑक्यूपाइड, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड रेंज। तो आपका जितना भी है चीज यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है। अब ये डेटा टाइप इन सी है। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप इन सी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। ठीक है, the data type in C specify the type of data that a variable can hold, such as an integer, है ना, क्या है, such as an integer, floating point, floating point number और character. They also define the size of the variable, memory allocations and how the data is stored and manipulated. तो यहाँ पर चीजें क्या है कि डेटा टाइप्स क्या है, वो डेटा टाइप कई तरीके के होते हैं, इंटीजर के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए होते हैं, कैरेक्टर के लिए होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज तीनों चीजें आपको लिखनी है। डेटा टाइप्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू, अब यहाँ पर कैसा डिवीजन है सो देखिएगा। प्रिमिटिव होता है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि बेसिक डेटा टाइप्स जिसको बोलते हैं। डेराइव डेटा टाइप्स भी होते हैं, जैसे एरेज हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये डेराइव डेटा टाइप्स हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इनम, टाइप डीईएफ, ये सब हम लोग खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, और इन तीनों को फिर डिफाइन करना है। जैसे प्रिमिटिव बेसिक टाइप में क्या क्या आ जाएगा, तो नॉर्मली इंट कैर फ्लोट डबल, है ना, इंट कैर फ्लोट डबल जो है प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप्स में आ जाएंगे, है ना। आगे चले तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन टर्म्स ऑफ मेमोरी फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे फ्लोट आपका कितना जगह लेता है, तो फ्लोट जो है 4 बाइट जगह लेता है ना, जिसका कि रेंज है आपका यहाँ से यहाँ तक। ये काफी सारे इसमें चीजें इसमें आ जाती हैं। डबल है, वो कहाँ से कहाँ लेता है, तो उसका भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपका शॉर्ट है वो क्या होता है, तो भैया -32,768 से 32,767 तक होता है, जो कि ये 2 बाइट लेता है जगह, है ना। ये शॉर्ट मतलब समझिए ये इंटीजर है, ये इंट है ना। लॉन्ग क्या होता है, ये 4 से 8 बाइट का जगह लेता है, यहाँ पे डबल भी 8 बाइट लेता है, याद रखिएगा ये चीज, है ना। शॉर्ट जो है 2 बाइट लेता है, इसीलिए हम लोग जनरली शॉर्ट का यूज करते हैं, कम स्पेस लेता है इसलिए। लॉन्ग जो है आपका यूज हो रहा है 4 to 8 बाइट्स, तो जिसमें कि जो है -2147, ये देखिएगा आप, बहुत बड़ा नंबर है ना। तो इसको याद रखने का कोई मतलब नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि कितना कितना बाइट जगह लेता है लॉन्ग, ये होता है। लॉन्ग लॉन्ग बाइट जब लिखते हैं तो वो 8 बाइट ही जगह लेता है, और बड़ा, है ना, ये और बड़ा हो जाता है। तो ये याद रखना है कि यही जो है मेमोरी प्रिमिटिव डेटा टाइप का होता है। इसी तरीके से जो हम लोग इसको लेते हैं, द मेमोरी साइज ऑफ इंट एंड लॉन्ग कैन वेरी बेस्ड ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर। जो भी सिस्टम आर्किटेक्चर है आपका सिस्टम हो सकता है 16 बिट वाला हो, 32 बिट वाला हो, या 64 बिट वाला हो, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो 64 बिट वाला है। तो उसके अनुसार जो है ये चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, डिस्कशन फॉर ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप, अब उसमें जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप कैर क्या होता है उसके बारे में डिफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी कुछ कर दिया। यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि आपके समझ में चीजें आनी चाहिए। आपको इसका 50% भी याद है तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें ज्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मान लिया कम लिखूंगा तो आप और उससे भी कम याद रख पाओगे, ज्यादा लिखूंगा तो थोड़ा ज्यादा याद रखोगे,
है ना। तो जितना भी आप लिख सकते हो इसके बारे में जो भी नॉलेज आपके पास है वो सारा डाल देना है, ठीक है। तो इसी पे नंबर मिलता है ना। तो यहाँ पर डिस्कशन है इंट का, फिर इंटीजर क्या होता है, मेमोरी कितना लेता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कितना है, रेंज क्या है इसका, माइनस देखिए ये वाला चीज है, रेंज है 2 बाइट का। तो ये चीजें ऑलरेडी वो टेबल में मैंने कर दिया था, उसको नीड नॉट टू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे फिर से जरूरत नहीं है, टेबल लिख दिया काफी है, ठीक है। डबल में क्या होता है, ये सब सारी चीजें जो है हम लोगों ने लिख दिया है। शॉर्ट कैसा होता है, लॉन्ग कैसा होता है, लॉन्ग लॉन्ग क्या होता है ना, ये चीजें टेबल में ही है। तो समरी में आ जाते हैं। समरी में क्या है, टेबल के बाद नहीं लिखना है, टेबल के बाद जो है जितना भी मैंने बताया वो केवल एक्सप्लेन किया है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि बाद में कभी पढ़ोगे। और जो लोग देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल जो है लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी मैंने लिखा है। भैया कैरेक्टर क्या होता है उनको पता ही नहीं, कभी आज तक जिंदगी में प्रोग्रामिंग किया ही नहीं, नया नया सब्जेक्ट है यार, लास्ट में हम खोलेंगे और जैसे तैसे कैसे कैसे पढ़ लेंगे। तो भैया उनको तो बताना पड़ेगा ना कैरेक्टर क्या है, इंट क्या है, इसीलिए मैंने डाल दिया है। लेकिन आपको एग्जाम में लिखते वक्त ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी, ये एक नोट्स है जो कि आपको हेल्प करेगा पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके डाला है ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं सारी चीजें नहीं डालता हूं तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है अरे यार इसने तो कैरेक्टर डिफाइन ही नहीं किया, बताया ही नहीं कि कैरेक्टर क्या होता है, अरे बताया ही नहीं कि इंटीजर क्या होता है, बताया ही नहीं कि फ्लोट क्या होता है, इसलिए मैंने उसको डिफाइन कर दिया है। फिर मैं ही गाली सुनूंगा अगर मैं आपको सही से नहीं बताता हूं, इसलिए मैंने सारी चीजें लिखी है। आपको एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें नहीं लिखनी, ये आपको एग्जामिनेशन में उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए, बस ये याद रखना है। बस ये उससे क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको आती है वो सारे लिख डालिए, जो पूछा गया है वो सारा चीज लिखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन सी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेटा हैंडलिंग, दे ऑक्यूपाई डिफरेंट amounts of memory, have different format specified, used in input output and support variables ranged based on the system architecture। जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट का अगर आपका कंप्यूटर है तो वो उस तरीके से उतना ज्यादा जो है केपेबल है, काम करने में सक्षम है आपका कंप्यूटर। तो वो चीजें यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 का ए और बी हम लोगों ने खत्म कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन कॉलिंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा ए नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा 14 मार्क्स का है। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा 14 मार्क्स का है, ये 7 नंबर वाला नहीं है, 14 नंबर वाला है। तो ऑब्वियसली अब इसमें जो लिखना होगा वो पूरा भर के लिखना होगा आपको। क्यों, क्योंकि 14 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पूरा का पूरा आपका नॉलेज निचोड़ लिया जाता है, पूरा का पूरा नॉलेज जो है आपके बारे में पता कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है, जो क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़िए आप। डिफाइन कॉलिंग एंड कॉल फंक्शंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब आपको कॉल फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन दोनों में क्या अंतर होता है वो चीज बतानी है यहाँ पर, है ना। और व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाय वैल्यू, यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आना ही आना है, हर क्वेश्चन में ये दोनों आएगा, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, काफी सारे एग्जांपल्स मैंने बता रखे हैं, है ना। तो कॉल्ड एंड कॉलिंग एंड कॉल फंक्शंस है in C when a function is invoked, the function that makes the call is referred to as the calling function। जिस फंक्शन में उस फंक्शन को लिखा गया है, वो फंक्शन जो मेन फंक्शन होता है उसमें लिखा गया है, तो वो आपका कॉलिंग फंक्शन कहलाता है। एंड द फंक्शन दैट इन्वोक्ड, जिस फंक्शन को कॉल किया गया, ये इन्वोक का मतलब कॉल, जिस फंक्शन को इन्वोक्ड किया गया मतलब कॉल किया गया है उसको क्या बोलते हैं, कॉल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, कॉल्ड फंक्शन है वॉइड ग्रीट प्रिंटफ हेलो वेलकम सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये कॉल्ड फंक्शन है, मतलब इसको कॉल किया जाने वाला है, ठीक है। कहाँ कॉल करने जाने वाला है, तो कॉलिंग फंक्शन में। कहाँ होगा, मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने लिखा ग्रीट, जो कि ग्रीट यहाँ पर से कॉल कर लेगा इसको, है ना। अब उसके बाद जो है रिटर्न 0,
अब देखिए ये हो गया आपका फंक्शन कॉल, जिसमें कि ये ग्रीट को कॉल किया गया है। तो ये आपका कॉल्ड फंक्शन, ये आपका कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एकदम बड़े प्रेम से लिख भी दिया कॉल्ड फंक्शन और यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन लिख दिया गया है, इसलिए कहीं कोई इश्यू नहीं है। अब आगे देखिएगा तो क्या होता है, सो देखिए कॉलिंग फंक्शन जो है मेन फंक्शन में होता है बिकॉज इट कॉल्स द ग्रीट फंक्शन। कॉल फंक्शन क्या है ग्रीट है, क्यों? बिकॉज इट हैज बीन इन्वोक्ड इन मेन, मतलब मेन फंक्शन में इसको कॉल किया गया है। तो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल, देखिए अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इज पास। ये याद रखना है कि जो है एक्चुअल आर्गुमेंट का जो कॉपी है वो यहाँ पर पास किया जाता है। ठीक है, जब चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर, यहाँ पे जो है जो भी चेंजेस करेंगे वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज द डिफॉल्ट मैकेनिज्म इन सी, ये सी में जो है डिफॉल्ट मैकेनिज्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस, अब यहाँ पे एड्रेस हम लोग चलाते हैं, एड्रेस जो है हम लोग पास कराते हैं, द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इज पास्ड। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। इस ये जो है कॉल्ड टू द कॉल्ड फंक्शन, जो है कॉल्ड फंक्शन को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो नहीं पास किया जाता, ये यहाँ पे एड्रेस दिया जाता है। एड्रेस जो होता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का वो दिया जाता है। चेंजेस मेड टू द पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शन डू अफेक्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में जो भी चेंजेस किया जाता है वो सारे इफेक्ट्स इसमें हो जाते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग पॉइंटर्स इन सी, this can be achieved using pointers in C। pointers in C है, pointers in C में जो है इस तरीके से काम किया जाता है, जो कि pointers एड्रेस, ये जो है पॉइंटर है, तो दिस इज एन एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। सो क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग जो है फंक्शन को भी जो है इस तरीके से हम लोग पॉइंटर्स में लेते हैं और उसको जो है यूज करते हैं। तो स्वैपिंग टू नंबर्स है इसके लिए, है ना, स्वैपिंग टू नंबर्स कॉल बाय वैल्यू के से होता है। इन कॉल बाय वैल्यू द ओरिजिनल वैल्यू आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द फंक्शन। तो कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस वेरिएबल्स में अफेक्ट नहीं करते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यहाँ फंक्शन टू स्वैप टू नंबर्स है, दो नंबर को स्वैप करना है। तो यहाँ पे स्वैप बाय वैल्यू, अब यहाँ पे ये जो है कॉल बाय वैल्यू के थ्रू, कॉल बाय वैल्यू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो कॉल बाय वैल्यू से कैसे होगा? इंट ए इंट बी डायरेक्टली हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने? ए को ये टेम्प लिया और ए को टेम्प में डाल दिया, फिर ए खाली कर दिया, बी को मतलब टेम्प में जो है जब लिया तो ए तो टेम्प में चला गया, ए खाली हो गया, ए में बी चला जाएगा, फिर एक बी खाली हो जाएगा, फिर उस टेम्प में जो चीजें रखी थी वो हमने क्या किया? वो बी में डाल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये स्वैपिंग चलता है ना। तो यहाँ पर हमने कर दिया, स्वैपिंग का फंक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे कॉल कर लिया है। देखिए यहाँ पे देखिए प्रिंट बिफोर स्वैपिंग, अब आगे देखिएगा प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग। तो जो भी है वो दोनों को प्रिंट करा दिया हमने। यहाँ पर वो सारी चीजें इंट एक्स का वैल्यू दे दिया, एक्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली चली जाएगी कहाँ पर? क्योंकि फंक्शन में यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से वैल्यू जो है वो चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कर दी गई है। आगे देखिएगा कि यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है। बिफोर स्वैपिंग जो है कितना था? 10 था, 20 था। इनसाइड स्वैपिंग वैल्यू जो है ए, अब जो है अब क्या हो गया है? ए का जो इनसाइड वैल्यू जो है ए की 20 थी, बी की 20 थी। आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद क्या हुआ? x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। आफ्टर स्वैपिंग इंट मेन में जो है ये आपका सॉरी, यहाँ पे वो गलती से लिखा गया है, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इन दिस एग्जाम्पल द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन मेन डू नॉट चेंजेस बिकॉज, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर जो है चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। यहाँ पर हमने a भी तो लिया है,
तो अब a की वैल्यू जो है यहाँ पे पहले क्या थी, यहाँ पे पहले a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू जो है 20 थी, लेकिन अब जो है चेंज होने के बाद a की b वाला वैल्यू जो है वो 10 a इज इक्वल टू 20 हो गया है। पहले ये अर्लियर अर्लियर ये वैल्यू थी, है ना, अर्लियर ये वैल्यू थी 20 अर्लियर, अब इसको चेंज हो गया। तो आफ्टर स्वैपिंग जो है अब x नया x जो है वो 10 और 20 जो वैल्यू है वो वही क्या वही रह जाएगा। इन दिस एग्जांपल द वैल्यूज ऑफ x and y in main do not change because swap by value only modifies copies the value। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ये है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय, अब रेफरेंस हम लोग कॉल बाय वैल्यू था, अब यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं। जैसे ही कॉल बाय रेफरेंस करेंगे ना तो क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ स्वैपिंग लिखेंगे और इंट टेम्प अब स्टार ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, पॉइंटर का जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो वैल्यू है वो आपका स्टार ए स्टार बी इसके कारण जो है चलते जाता है। यहाँ पे स्टार बी इज इक्वल टू टेम्प, अब इसमें जो है ये स्टार बी जो है वो स्टार ए में चला गया, फिर टेम्प को हमने बी में डाल दिया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, और यहाँ पे स्टार ए को जो है यहाँ टेम्प में ऑलरेडी डाल ही दिया था हमने। तो ये आपका जितना भी चीज है वो आपका हो जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। देखिए ये इस तरीके से है ना, फिर प्रिंट करा दिया हमने। यहाँ पे हमेशा जो है पॉइंटर का यूटिलाइज करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो है स्वैपिंग यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस के जरिए हो रहा है। इंट मेन, अब यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग x की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी, x की वैल्यू थी 10, y की वैल्यू थी 10, अब a की वैल्यू, जबकि चूंकि x की वैल्यू थी 10 तो a की वैल्यू भी 10 होगी, लेकिन अब बाय रेफरेंस जो है जो जब जब कॉल बाय रेफरेंस किया है हमने, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू हो गई है 20 और बी की वैल्यू हो गई है 10। तो यहाँ पर जो है चेंजेस आ गए हैं, दोनों जो है स्वैपिंग हो गया है ना। इसीलिए अब जो x की वैल्यू होगी वो होगी 20 और y की वैल्यू होगी 10। तो ये चीजें हो चुकी हैं, स्वैपिंग हो चुका है ना। तो समरी भी यहाँ पे देख लीजिए कि समरी है कुछ argument in this example the value of x and y in main are changed because swap by reference modifies the value। swap by reference क्या करता है, ये दोनों में फर्क है। swap by जो कॉल वैल्यू जब हम लोग किए थे तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ स्वैप बाय रेफरेंस किए तो x की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे समरी है, आर्गुमेंट पास अ कॉपी ऑफ द वैल्यू, ये याद रखिएगा। आर्गुमेंट पास्ट में कॉपी ऑफ द वैल्यू होता है, इसमें एड्रेस ऑफ द वैल्यू होता है। मॉडिफिकेशन इफेक्ट में क्या होता है, चेंजेस इनसाइड द फंक्शन, यहाँ देखिए चेंजेस जो है इनसाइड द फंक्शन हो जाता है ना। यहाँ पे चेंजेस इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट द एक्चुअल आर्गुमेंट, तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट को जो है वो चेंज कर देता है। एग्जाम्पल में स्वैप बाय वैल्यू, स्वैप बाय रेफरेंस इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, %x %y लिखते हैं यहाँ पे, जबकि x, y लिखते हैं। सुटेबल क्या होता है, when original value should remain unchanged when changes to the original value are required। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो कि आपको लिखनी जरूरी है, ये आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि काफी कुछ जो है हमने अभी देखा है। देखिए दिस डिस्कशन हेल्प्स डिटरमिन हाउ फंक्शंस इंटरैक्ट विद वेरिएबल्स। तो ये चूंकि बहुत नंबर का है, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इतना ज्यादा लिखा है इसमें, ताकि आप लोगों को कोई इश्यू इसमें नहीं आए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों पर क्वेश्चन है इन सी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। व्हेन प्रेसिडेंस ऑफ टू ऑपरेशंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज सेम, how associativity helps in identifying which operator will be evaluated first। यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर पहले होगा, तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान में रखनी है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी आर सिंबल्स दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। एक से ज्यादा ऑपरेंड्स होते हैं तो उसमें उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर टू मेन कैटेगरीज
ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। तो टू मेन का कैटेगरीज कौन कौन से हैं, सो देखिएगा यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आप जानते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे कि आपका हो गया एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ए प्लस बी। इसको ऑपरेटर्स इसमें जो है हम लोग लगा सकते हैं, मॉड्यूलस लगा सकते हैं, प्लस प्लस लगा सकते हैं, माइनस माइनस, कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिवीजन लगाया गया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारी चीजें की गई। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि ऑपरेटर्स में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, इंट मेन फंक्शन, इंट ए ले लिया और बी ले लिया। अब इस पर जो है हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, मॉडुलस कर रहे हैं, सबको प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कुछ नहीं किया। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए परसेंट बी, दैट इज रिमाइंडर। ये इससे क्या होता है, ये हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं इससे, है ना, इससे हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये चीजें याद रखना है। अब दोनों चीज प्लस में करके आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, जो कि आपने मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे लॉजिकल एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, काफी सारी चीजें हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस प्राइमरली इन कंडीशंस एक्सप्रेशंस। जनरली जो है जो कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें यूज किया जाता है। दे वर्क बोथ बूलियन वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से लेते हैं। लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, यहाँ पे लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट है, एंड इस तरीके से यूटिलाइज होगा। नॉट, ये देखिए यहाँ पे नॉट ए है, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है ना। फिर जो है यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू 5 ले लिया, b इज इक्वल टू 10 ले लिया। लॉजिकल एंड करेंगे तो कैसे करेंगे, जो लॉजिकल एंड में क्या होता है, ट्रू होता है। कब होता है, ओनली इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। जब मतलब कि a भी ट्रू होगा, है ना, और b भी ट्रू होगा, तभी जो है लॉजिकल एंड जो है, एंड लॉजिकल एंड जो है वो क्या होगा, वो ट्रू रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग कि जो है इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, है ना, दोनों अगर रहेगा तो बोथ a एंड b आर पॉजिटिव, बोथ a एंड b आर पॉजिटिव, तो लॉजिकल और क्या काम करता है, ये चीजें तो है ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशनल इज ट्रू। मतलब केवल इसमें क्या होगा, इसमें अगर एक कोई a इज इक्वल टू t है ना, मतलब a अगर कोई भी एक ट्रू रहेगा तो आपका और में वो हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये याद रखना है। तो ये चीजें हैं, और कंडीशंस इसमें लगा दिया गया है। आगे देखेंगे, नॉट कंडीशन लगाया हुआ है, नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो नॉट ग्रेटर देन बी है, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, बोथ a and b are positive numbers, either a is positive, b is negative, a is not greater than b, ये सारी चीजें हो जाएंगी। काफी आसान सी चीजें हैं, इसमें कुछ करना नहीं है ना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी है, कई बार हमने आपको को बताया है, जब ऑपरेटर्स पढ़ा रहे थे तो उसमें एसोसिएटिविटी भी देखते हैं। लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होता है, और राइट टू लेफ्ट जो है हम लोग ऑपरेटर्स में चेक करते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज है। जैसे द ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट of the expression to the right, लेफ्ट मोस्ट एक्सप्रेशन है टू द राइट। ठीक है, तो ये चीजें होती है, लेफ्ट मोस्ट एक्सप्रेशन होता है ना। मोस्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से डिवीजन है, तो ये चीज जो है हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने देखा, राइट टू लेफ्ट भी है, द ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड टू द लेफ्ट मोस्ट साइड। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें जो है इसमें आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंट, इस तरीके से जो है जो ऑपरेटर्स होते हैं वो काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये यहाँ पे देखिए एंड है और ये और है ना। तो इसमें जो है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, जबकि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी में द ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड टू द लेफ्ट। तो
तो यहाँ पर जो है ये ऐसे होता है ऑपरेटर्स लाइक असाइनमेंट। यहाँ पर जो है ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इक्वल टू हो गया, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, ये सब जो है आपका चेक करते हैं वैल्यूज। जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये सारी चीजें जो है यूनिनरी ऑपरेटर्स, ये आपका जो ऑपरेटर्स है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, और ये जो है आपका यूनरी ऑपरेटर्स है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सब यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी है, कुछ एग्जाम्पल हमने दे दिया है। ए इज इक्वल टू 10 दिया, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 2, इन रिजल्ट ए माइनस बी। तो ये जो है ये हमने क्या किया, ये ए माइनस बी प्लस सी, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट जो है हम लोग इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं, तो नंबर तो यहीं से लेगा ना, है ना, नंबर जो हमने इंटीजर में लिया है उसी तरीके से बोलेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी है उसको रिजल्ट में डाल दिया है, रिजल्ट जो है हम लोग ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी डाला, तो इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि वैल्यू जो है वो हम लोग किस तरीके से एसोसिएटिविटी ले रहे हैं। कैसे होता था, का पहले का करे पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, है ना, बॉडमास रूल। तो वो बॉडमास रूल किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें इसमें देखने को हमें मिलेंगी। ठीक है, रिजल्ट जो है यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये भी चीजें हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है एसोसिएटिविटी में आपको नजर आएगी। कैसे नजर आएगी वो देखिए, रिटर्न 0 कर दिया, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी प्लस सी किया तो 7 आया है। ठीक है, वो एसोसिएटिविटी के अनुसार चेक कीजिएगा तो 7 ही आएगा। आपका ए डिवाइडेड बाई बी है, सी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई सी, तब 4 आया। क्यों, क्योंकि पहले जो है आपका ए बाई बी किया गया, फिर उसके बाद सी को उसमें मल्टीप्लाई किया गया है। तो रिजल्ट जो है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए का जो वैल्यू है वो बी में असाइन हो गया, बी का वैल्यू सी में असाइन हो गया, और सी का वैल्यू जो है वो क्या कितना था, 2 था, तो ये इसमें असाइन, इसका वैल्यू इसमें असाइन, इसका वैल्यू इसमें असाइन हो गया। इस तरीके से काम होता है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया है कि फॉर ए प्लस ए माइनस बी, तो बोथ क्या है, बोथ माइनस और प्लस दोनों है इसमें। तो दोनों का सेम अगर प्रेसिडेंस है तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, है ना। तो लेफ्ट टू राइट में हम लोग चलेंगे। ठीक है, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एज, पहले सबसे पहले क्या होगा, ए माइनस बी का काम होगा और तब प्लस सी उसमें जुड़ जाएगा, तो 10 माइनस 5 जो कि आपका प्लस 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, ए बाई बी कैसे काम कर रहा है, तो भैया ए बाई बी पहले काम कर रहा है, तो 10 बाई 5 पहले हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलरेडी 10 बाई 5 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका इस तरीके से काम कर रहा है। ए बी सी का क्या कैसे काम कर रहा है, इक्वल टू है, तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव, इसमें राइट टू लेफ्ट होता है, इसीलिए जो है हमने आपको पिछली बार में बताया है कि राइट टू लेफ्ट, यहाँ पर देखिए राइट से लेफ्ट में जा रहा है, तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसीलिए वैल्यू जो है असाइन हो गई है। यहाँ पे समरी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, है ना। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है क्या होता है, वो उसमें एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। तो ये सारी चीजें आसानी से आप लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा चीज जो है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इंडिकेट्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ये इंडिकेट है ना। Operators precedence indicates the evaluation order of operators in expressions, while associativity resolves ambiguities, जो ambiguity है उसको resolve करती है when two operators have the same precedence, अगर दो operators है same precedence है तो उसको इस तरीके से काम करते हैं। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी इवैल्यूएट्स एक्सप्रेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, while right to left associativity evaluates from right to left। तो ये चीज ध्यान में रखना है ना, यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा एक नया क्वेश्चन जो है, सपोज दैट 100 नंबर्स आर एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से बहुत सारे नंबर एंटर किए गए हैं। द नंबर टू बी सर्च्ड इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड बाय द यूजर, तो यूजर के द्वारा जो है कई सारे नंबर्स डाले गए हैं, है ना, 100 नंबर्स डाले गए हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड if the number to be searched is present in the array, जो भी सर्च करना है, बहुत सारे नंबर डाले गए और उस नंबर में जो भी सर्च करना है वो यहाँ पर है या नहीं है वो सर्च करना है।
इफ इट इज प्रेजेंट डिस्प्ले द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन द एरे, और ये भी देखना है कि उस चीज को कितनी बार उस नंबर को का रिपीटेशन हुआ है, वो भी हमें यहाँ पर देखना है। तो वो भी चीजें डिस्प्ले करानी है। तो सी प्रोग्राम ऐसा हमको लिखना है। तो लेट्स चेक आउट हाउ द प्रोग्राम रन्स। यहाँ पे देखिए स्टूडियो डॉट एच है, इंट मेन हमने लगा दिया, एक एरे लगा दिया है यहाँ पे 100 का, ठीक है, जो कि 100 नंबर को स्टोर करेगा। इंट आई एन सर्च नम, इस तरीके का जो है हमने काउंट इज इक्वल टू 0, ये जो है हमने वेरिएबल्स ले लिए हैं। इनपुट 100 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, 100 नंबर यूजर से लिया हमने। प्रिंट एफ एंटर्ड, ये जो 100 नंबर है वो यहां से हम डाल देंगे। ये जो 100 नंबर हम डालेंगे ये फॉर के थ्रू जो है आपका ये स्कैनफ होगा, और उसी तरीके से ये इनपुट भी, ये क्या है, इनपुट होगा, है ना, ये इनपुट होगा, ये इनपुट कराया जा रहा है स्कैनफ के थ्रू। ठीक है, इनपुट हो गया है, प्रिंटफ एंटर द सर्च नंबर। अब सर्च नंबर कौन सा है, मान लो कि सर्च नंबर कुछ होगा, 25 होगा सर्च नंबर, 100 नंबर में एक नंबर है 25, ठीक है, तो इसको हमें सर्च करना है। तो सर्च द नंबर इन द एरे, ये कैसे होगा एरे में सर्च, फिर से फॉर लूप, जो फॉर लूप हमने चलाया था वही फॉर लूप यहाँ फिर से चलाएंगे। उसके बाद उस एरे में जो 100 हमने लिया था उस एरे में उस नंबर को हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही सर्च नम आएगा तो सर्च नम को जो है हम लोग देखेंगे कि कहां पर सर्च नम है, और ये सर्च नम जो है पूरा आपका सर्चिंग करेगा। याद रखिएगा कि पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन लिख दिया है, और उसके बाद हमने इनपुट वगैरह कराया है। इनपुट कराने के बाद जो है हम यहाँ पर सर्च नंबर डाल रहे हैं। तो इफ एरे एरे इज इक्वल टू सर्च नंबर, ये अगर हो जाता है तो काउंट प्लस प्लस, मतलब कि इसके बाद जो सर्च नंबर मिला तो उसको वो काउंट करेगा कितनी बार वो सर्च नंबर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0 printf द नंबर अपीयर्स, तो यहाँ पे जितना बार भी अपीयर होगा उसको printf करना है, वो फिर सर्च नम में काउंट करेगा और हर चीज को देखते हुए करेगा। यहाँ पर देखिए printf द नंबर परसेंटेज इज नॉट प्रेजेंट, अगर मान लिया कुछ ऐसा 100 नंबर हमने डाला और उसमें ये 25 नंबर है ही नहीं, तो क्या होगा कि नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, ऐसा जो है इसमें शो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, रिटर्न 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उसका एक्सप्लेनेशन है, एरे डिक्लेरेशन जो होता है, एरे डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर किया गया है, एरे डिक्लेरेशन द एरे 100 इज डिक्लेयर्ड एंड स्टोर्ड 100 इंटीजर्स इनटू इट। तो यहाँ पे 100 इंटीजर्स इसमें लिया गया है, 100 इंटीजर्स इसमें डाल दिया गया है। इनपुट द यूजर एंटर्स 100 नंबर, यहाँ पर जो है 100 नंबर को जो है यहाँ पे डाल दिया गया, 100 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सर्च नंबर द नंबर यूजर इज प्रॉम्प्टेड टू एंटर द नंबर दे वांट टू सर्च फॉर, जो भी नंबर को सर्च करना है वो एंटर कराया गया। सर्च लॉजिक चलाया गया, लूप चलाया गया, फॉर लूप जो मैंने अभी आपको बताया है, ये फॉर लूप यहां से चलेगा। और उसके बाद जो रिजल्ट है आफ्टर द लूप द प्रोग्राम चेक्स द काउंट दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि उसको काउंट चेक करेगा कि कितनी बार वो आया है, इंडिकेटिंग द नंबर वाज फाउंड एंड इट वाज डिस्प्लेड। तो ये जो है जितनी बार भी नंबर आया है उसको जो है वो काउंट करेगा, सर्च करेगा। जैसे यहाँ पे एंटर 100 नंबर, ये आउटपुट है ना, उसमें 1 से लेकर के और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमने 10 बार यही चीज डाली है, तो हो जाएगा हमारा 100 नंबर। एंटर द नंबर टू बी सर्च, अब 5 कहाँ कहाँ आया है ये देखा गया है, तो 5 अपीयर्स 10 टाइम्स, क्योंकि ऑब्वियसली 10 बार हमने लिखा है तो 5 कितनी बार आएगा, 10 टाइम 10 टाइम्स आएगा। तो ये आपका प्रोग्राम था, ठीक है, इस तरीके से जो है प्रोग्राम बनता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे जो है कौन सा है, व्हाट इज द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। केस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी, क्या होता है केस कंट्रोल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईच केस, केस के बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, काफी आसान सी चीजें हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने के लिए काफी
आसान है कि भैया जो भी हम लोग लूपिंग के लिए यूज करते हैं, जो भी हम लोग केस यूज करते हैं, वो केस को ब्रेक करने के लिए या स्विच को ब्रेक करने के लिए जो है हम लोग जो है उसको मतलब कि उसको रोकने के लिए जो है हम लोग ब्रेक कंडीशन का यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए इन सी द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर रेफर्स टू the switch statement which is used to control the flow of a program। या ये याद रखना है, control of the program है which is used to control the flow of the program by selecting one of the many code blocks। तो कई सारे कोड ब्लॉक्स होते हैं जिसको कि एग्जीक्यूट करना होता है, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे ये यूज करते हैं। The switch statement works by evaluating an expression and comparing its value against different possible case values। तो यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं हम लोग वो क्या है, द स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा ईच केस, हर केस जो है corresponds to a block of code। ईच केस हमेशा जब भी केस यूज करते हैं तो दैट corresponds to a block of code that is executed if the switch expression matches the value in the case। तो यहाँ पर जब भी हम लोग यूज करते हैं इस केस के अकॉर्डिंग हम लोग ब्लॉक लिखते हैं और वो मैच कराते हैं कि कौन सा केस इससे मैच कर रहा है, और जो मैच करता है उसी को हम लोग एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स है स्विच एक्सप्रेशन केस वैल्यू 1, ये सिंटैक्स है आपका जनरली स्विच स्टेटमेंट का। केस वैल्यू 1 उसको केस को ब्रेक किया, फिर उसके बाद केस वैल्यू 2 उसको ब्रेक किया, इसी तरीके से चलता जाता है। एक डिफॉल्ट केस भी लिखते हैं, है ना, और जो कि अगर किसी से मैं केस मैच ना करे तो वो उसके लिए डिफॉल्ट केस भी हमारे पास होता है। रीजंस फॉर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं उसका भी रीजन हमने दे दिया है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज क्रूशियल in the switch control structure because by default C will execute all the code। by default क्या करेगा, C सारे कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा। C will execute all the code for the matched case and continue to the subsequent cases unless it encounters a break। मतलब जब तक ब्रेक नहीं मिल जाता है तब तक वो चलता रहेगा, इसलिए ब्रेक जरूरी है। दिस बिहेवियर इज नोन एज फॉल थ्रू वेयर once a case matched, एक बार केस मैच कर गया, the program continues executing the code। तो प्रोग्राम उसी कोड को कंटिन्यू करता है और वो चलाता ही रहता है जब तक ब्रेक उसको ना मिल जाए। तो ये जो ब्रेक जैसे ही मिला, इट एनकाउंटर्स अ ब्रेक रीचेस द एंड ऑफ द स्विच ब्लॉक। जैसे ही ब्रेक मिलता है तो पूरा स्विच ब्लॉक को वो बंद कर देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो है हम लोगों को याद रखना होगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट केस। याद रखिएगा, इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट केस, ठीक है, एंड एग्जिट द स्विच ब्लॉक, ठीक है, एंड एग्जिट द स्विच ब्लॉक, ठीक है, ये याद रखना है। एग्जाम्पल देखिएगा, इंट x इज इक्वल टू 2 है, स्विच कर लिया, केस 1 लिख दिया, प्रिंट एफ 1 ब्रेक कर दिया, केस 2 प्रिंट 2 ब्रेक कर दिया, केस एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, केस 3 प्रिंट एफ 3 ब्रेक, है ना। इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया हमने, एक डिफॉल्ट लगा दिया, printf not matched। If you omit the break statement, C will continue to executing the code for subsequent cases after a match is found। अगर मान लिया कि ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो जितने भी केसेस है सबको वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, जो कि वो इस तरीके का चीज काम नहीं आता है हमारे प्रोग्राम के अनुसार, वो चीजें गलत हो जाएंगी। एग्जाम्पल में देखिएगा, हमने एक वो सिंटैक्स दे दिया, हमने एग्जांपल सिंटैक्स का था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 स्विच x केस 1 प्रिंटफ 1। अच्छा, ये एग्जांपल ही मैंने दोबारा लिख दिया है, कोई नहीं, यहाँ पे देखिए, ओके, ये एग्जांपल हो गया। अब आगे देखिए 2 3 नॉट मैच्ड, ये जो है हमारा आउटपुट है, ठीक है। आगे देखिए समरी, द स्विच विदाउट द ब्रेक आफ्टर केस 2 matches the program continues executing case 3 and the default। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने केस लिखा लेकिन ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है। इसके पहले वाले एग्जांपल में देखिएगा हमने क्या किया था,
हमने क्या किया था, केस 1 लगाया, केस 2 लगाया और सब में ब्रेक भी लगाया है। देखिए यहाँ पे केस 1 लगाया, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तीनों ब्रेक लगा दिए। जबकि ब्रेक अगर हम लोग नहीं लगाते हैं तब क्या होता है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की है। यहाँ पे केस के बाद हमने ब्रेक नहीं लगाया है, तो जब ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो क्या होता है कि विदाउट द ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या किया गया, कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग केस 3 एंड द डिफॉल्ट ब्लॉक एज वेल। तो ये पूरा का पूरा रन करा दिया गया है, जितने भी केसेस हैं सब का आंसर दिया है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो दिस वाज द डिफरेंस, ठीक है। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू हैंडल मल्टीपल हाँ मल्टीपल पॉसिबल कंडीशंस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है ना, वो हैंडल करता है मल्टीपल पॉसिबल कंडीशंस को बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। द ब्रेक स्टेटमेंट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट ऑल फॉल थ्रू एंश्योरिंग ऑल। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए होता है ताकि जितने भी कंडीशंस फॉल थ्रू कंडीशंस आए उसको जो है हम लोग कर सके, सही से वो एग्जीक्यूशन कर सके, ठीक है। तो लेट्स मूव। इसके बाद 6B है क्वेश्चन, एक्सप्लेन पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। तो कुछ सुटेबल एग्जांपल्स के साथ जो है पॉइंटर अरिथमेटिक समझना है। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, पॉइंटर अरिथमेटिक रेफर्स टू ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन पॉइंटर्स। पॉइंटर्स पर जो भी जितने भी अरिथमेटिक कंडीशंस चल रहे हैं वो सारे पॉइंटर्स जो है कहलाते हैं, जो जिस पर भी अरिथमेटिक हम लोग करते हैं, विच इन्वॉल्व चेंजिंग द पॉइंटर एड्रेस। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व चेंजिंग द पॉइंटर्स एड्रेस। इसमें पॉइंटर का एड्रेस जो है या फिर उसका जो वैल्यू है जिसको भी वो पॉइंट करा उसका एड्रेस, दोनों के एड्रेस को हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक में, है ना। इन सी यू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड कंपैरिजंस ऑन पॉइंटर्स। तो यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन सब काम कर सकते हैं। These operations are useful for navigating through arrays dynamically allocated memories। तो यहाँ पे ये जो operations है ये कर सकते हैं हम लोग ताकि जो है arrays के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, जो कि dynamically allocations of memory, dynamically allocations क्या होते हैं, allocations of variable वैल्यूज एट रन टाइम। तो ये रन टाइम के समय में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। पॉइंट एंड इंक्रीमेंट क्या होता है, प्लस प्लस ऑब्वियसली। ये जो पॉइंट एंड इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट प्लस प्लस, माइनस माइनस डिक्रीमेंट कहलाता है ना। When a pointer is incremented or decremented, it moves to the next previous element in the memory based on the data type of points। तो ये जो है जितना भी एलिमेंट है उसमें मेमोरी बेस्ड होता है, डेटा टाइप इट पॉइंट्स टू, द साइज ऑफ द डेटा टाइप डिटरमिन्स हाउ मच द पॉइंटर विल मूव। जो साइज है वो ये बताता है कि कितना बार पॉइंटर कहाँ कहाँ मूव करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, इंट मेन है, इंट एरे है, यहाँ पर 10 20 30 40 50 लिया गया है ना। अब यहाँ पर देखिए इंट स्टार पीटीआर है ना, ये क्या किया गया, इंट स्टार पीटीआर। तो अब ये स्टार पीटीआर जो लिया गया है ये पॉइंटर को रिफर किया गया है ना, और उसमें इस एरे को डाल दिया गया, ये जो एरे हमने यूज किया इस एरे को इसमें डाल दिया, पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो स्टार पॉइंटर एरे क्या करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट जो भी रहेगा उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। इनिशियली पॉइंटर्स पॉइंट्स टू स्टार पीटीआर। तो जो आउटपुट है वो क्या आएगा, आउटपुट में ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंटर कौन सा है, 10 है, इसलिए आउटपुट में ये देखिए आउटपुट हमने लिखा है, ये इधर लिखा गया है, ठीक है। तो आउटपुट में हमारा ये 10 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, पीटीआर प्लस प्लस इंक्रीमेंट है, प्रिंटफ करा दिया, आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा। पीटीआर माइनस माइनस जब कराएंगे तब क्या आएगा, आफ्टर जो डिक्रीमेंट होगा तो ये 20 से फिर वापस पहला पोजीशन पे चला जाएगा, तो उसमें 10 था स्टोर इसलिए 10 ले लेगा। इनिशियली पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट 10 आफ्टर। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। ये प्रोग्राम लिख दिया,
ये टीचर का समझने का काम है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कई लोगों के पास मैंने बताया है कि कई लोगों के पास ऐसा होता है कि यही केवल रहता है ना। कई लोग जो अब ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कोर्स परचेज नहीं किया है, तो उन लोगों को पूरी चीजें पता नहीं चली, तो इसीलिए उनके लिए हमने एक्सप्लेनेशंस भी लिख दिए हैं। इनिशियली पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट 10 है। आफ्टर इंक्रीमेंटिंग इट इट पॉइंट्स टू द सेकेंड एलिमेंट जो कि 20 है। इन डिक्रीमेंटिंग मूव्स टू द 20 से पहला चला जाता है, इट गोज बैक टू द फर्स्ट एलिमेंट जो कि 10 है। The pointer moves by size of int, typically 4 bytes, since pointer is an int pointer. तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में प्लस और माइनस का यूज करते हैं, याद रखिएगा, है ना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में प्लस और माइनस का हम लोग यूज करते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जब प्लस और माइनस का यूज करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें हैं। यू कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट एन इंटीजर वैल्यू टू फॉर्म अ पॉइंटर टू मूव इट बाय अ सर्टेन नंबर। एक सर्टेन नंबर से अगर हम लोगों को मूव करना है तो उसमें प्लस और माइनस का हम लोग प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग टू एन पॉइंटर मूव्स इट बाय, क्योंकि पॉइंटर एक एड्रेस है ना, तो एड्रेस में हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस में हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल एडिंग एन to a pointer moves it by n elements forward and subtracting n moves it by n elements backward। तो यहाँ पे moves हम लोग करेंगे, backward move कर देंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पे इंक्लूड है studio.h int main array 10 20 30 40, वही वाला चीज डाल दिया है हमने। int star ptr एकदम सेम एग्जाम्पल है, उसमें क्या क्या हुआ है सो देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉइंटर +3 कर दिया, तो मूव पॉइंटर 3 एलिमेंट्स अहेड। तो यहाँ पर पहले था 10, अब उसमें 3 जोड़ दिए तो 20 30 40, तो आउटपुट क्या आएगा, 40 आएगा। पॉइंटर -2, तो अभी तो 40 पर है, तो -2 करेंगे तो उसका जो लोकेशन है वो 2 दो लोकेशन माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 2 लोकेशन में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 20 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा पॉइंटर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी चलता है। अब यहाँ पे देखिएगा पॉइंटर सब्सट्रैक्शन, यू कैन, इसको एक्सप्लेन किया गया है, वही चीजें हैं। एक बार सब्ट्रैक्ट पॉइंटर्स टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन देम, बट बोथ द पॉइंटर्स मस्ट point to the elements of the same array. The result in the difference in the number of the elements between two pointers. Example, यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि सब्सट्रैक्शन दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन का प्रयोग कर लेंगे। 10 20 30 40 है, इंट एरे है, इंट स्टार पॉइंटर 1 एरे, पॉइंटर 2 एरे 4, ये दिया गया है। तो अब इस अब की बार हमने स्पेसिफाई किया है, तो पॉइंट्स टू द सेकेंड एलिमेंट, ये पॉइंट्स टू द फिफ्थ एलिमेंट होगा। एरे 4 है तो पांचवा एलिमेंट ले लेगा, है ना। क्यों लेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 होता है, पांचवा एलिमेंट होगा। एंड डिफरेंस ptr माइनस ptr1 ptr2 माइनस ptr1, तो बिटवीन द टू पॉइंटर्स, डिफरेंस बिटवीन द ptr2 ptr3, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट जो है वो आ जाएगा 3। क्यों आ जाएगा आउटपुट 3, ये इसलिए आ जाएगा क्योंकि पॉइंटर 1 में यहाँ पे हमने जो स्टोर किया है पॉइंटर 1, तो पॉइंट्स टू द सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट क्या था, ये 20 है ना, सेकंड एलिमेंट है। पॉइंटर 2 क्या है, फिफ्थ एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है, फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट में 1 2 3 4 5 50 है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है ना वो लोकेशन के थ्रू है, तो लोकेशन आपका 5 था पहले और ये वाला लोकेशन 2 था, तो ये 2 माइनस हो जाएगा तो ये 3 आएगा, इसीलिए आपका आउटपुट में 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। इन दिस एग्जांपल पॉइंटर 1 pointer 2 minus pointer 1 calculates the number of elements between the two pointers। तो जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना में होगा, वो 2 2 माइनस हो जाएगा तो 3 एलिमेंट्स रह जाएगा, ठीक है। पॉइंटर्स कंपैरिजन, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से जो है हमारा जो है कंपैरिजन होता है। पॉइंटर्स कैन बी कंपेयर्ड टू चेक देयर रिलेटिव पोजीशंस इन मेमोरी, तो पॉइंटर्स कैसे चेक होता है, रिलेटिव पोजीशंस के अनुसार। यहाँ पे इंक्लूड studio.h है, इंट मेन हो गया, इंट एरे 10 20 30 40, वही सेम चीज को मैंने किया ताकि हर एंगल से आप उस प्रोग्राम को समझ पाए। तो इंट स्टार ptr1 एरे 2 डाल दिया उसमें, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो थर्ड एलिमेंट, हाँ ये देखिए थर्ड एलिमेंट है, ठीक है।
इंटर 4 डाल रहे हैं तो क्या होगा, फिफ्थ एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट आपका हो जाएगा 30, फिफ्थ एलिमेंट हो जाएगा 50। ठीक है, तो इफ ptr1 इज लेस देन ptr2, तो ptr2 से ऑब्वियसली कम है, ऑब्वियसली कम होगा, तो प्रिंट ptr एज द मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे जो है अगर ऐसा है तो ptr1 इज लेस देन, बिकॉज ptr1 टू एन अर्लियर पोजीशन, तो इसमें इसलिए जो है वो ptr2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रोग्राम रन हो रहा है, काफी आसान आसान सी चीजें हैं। ये सब चीज आपको जो है समझाने के लिए इतना ज्यादा लिखना नहीं है, आपको केवल एक प्रोग्राम देना है और उसी में सारा चीज एक्सप्लेन कर देना है। मैंने अलग अलग किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, यहाँ देखिए समरी है, पॉइंटर इंक्रीमेंट किया है हमने, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है यहाँ पर। मूव द पॉइंटर टू द नेक्स्ट और प्रीवियस एलिमेंट, ये जो है नेक्स्ट या प्रीवियस एलिमेंट पे चला जाता है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में मूव द पॉइंटर बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है। पॉइंटर सब्सट्रैक्शन में फाइंड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू पॉइंटर्स, दो पॉइंटर्स के बीच में का जितना भी नंबर है वो लेता है। पॉइंटर्स कंपैरिजन में कंपेयर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द टू पॉइंटर्स। तो ये हमारा समरी हो गया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पॉइंटर्स अरिथमेटिक इज वाइडली यूज्ड इन एरे मैनिपुलेशंस, एरे के मैनिपुलेशंस में हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक को जनरली यूज करते हैं, स्पेशली व्हेन यूजिंग डायनेमिक मेमोरी और व्हेन एक्सेसिंग एलिमेंट्स थ्रू पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ इंडिसेस। तो ये जो है कई बार जो है हम लोग यूज करते रहते हैं अरिथमेटिक में, जो कि एरे के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7A है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7A में क्या है, एनी ईयर इज एंटर्ड थ्रू अ कीबोर्ड, कोई भी कीबोर्ड में से हम लोग कोई ईयर को एंटर करा रहे हैं, ईयर को एंटर कराया हमने। जब ईयर को एंटर कराते हैं थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिटरमिन, ये चेक करना है वेदर द ईयर इज अ लीप ईयर, ये लीप ईयर है कि नहीं। कोई भी ईयर को हमने एंटर कराया, क्या वो लीप ईयर है या नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इस तरीके से टू डिटरमिन वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर, मतलब सिंपल है कि कोई एक प्रोग्राम लिखो, पता करो वो कोई ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, यही है प्रोग्राम आपका। तो फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड, उसमें कोई ईयर अगर लीप ईयर होगा तो वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए ऑब्वियसली। हाउएवर इफ द ईयर इज आल्सो डिविजिबल बाय 100, इट इज नॉट अ लीप ईयर अनलेस इट इज डिविजिबल बाय 400, मतलब 4 से 400 से इस तरीके से अगर वो डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। कंडीशंस फॉर लीप ईयर, क्या है कंडीशंस, डिविजिबल बाय 4, द ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4, ईयर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो 400 से होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें इसमें पॉसिबल है। अब सी प्रोग्राम एक लिखा है हमने, इंट ईयर डाल दिया, इनपुट ईयर फ्रॉम द यूजर, कोई ईयर एंटर करा दिया हमने, मान लिया कि हमने एंटर करा दिया 2025। ठीक है, क्या वो लीप ईयर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, स्कैनफ करा दिया, चेक इफ यानी ये %4, यही 4 से जो है क्या होगा, ये मॉड्यूलस निकालेंगे %4, तो हमारे पास जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है नहीं, ये किस लिए होता है, ये रिमाइंडर के लिए होता है ना, मॉड्यूलस है तो रिमाइंडर के लिए होता है ये। तो इसको जब रिमाइंडर निकालेंगे तो 2025 को करेंगे कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये खत्म, 25 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर तो बच रहा है ना। तो रिमाइंडर क्या है, 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें हैं, इफ ईयर इज एंड ईयर परसेंट 100, 100 भी अगर है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, या फिर 400 से इक्वल टू 0 आ रहा है, तो फिर ये तीनों चीज से नहीं आएगा, तो क्या होगा, %d इज अ लीप ईयर। अगर नहीं है तो क्या होगा, एल्स, एल्स पार्ट में जाएगा, इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये दोनों ही कंडीशंस को चेक करके और हमें बता देगा कि लीप ईयर है या नहीं है। काफी आसान सा प्रोग्राम है ना। इफ द कंडीशन चेक्स, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी है। %4 किया, 0 है, द ईयर इज डिविजिबल बाय 4, पॉसिबल, अगर इस तरीके से है तो पॉसिबल लीप ईयर होगा। अगर वहां पे नॉट ईयर जो है 100 से डिविजिबल नहीं है
तो क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 100, इफ इट इज डिविजिबल बाय 100 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400, अगर 100 से डिविजिबल है तो 400 से भी डिविजिबल होगा। तो ये एक लीप ईयर हो सकता है अगर दोनों से डिविजिबल है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि हमने 2025 लिया था। अगर 2024 लेता तो वो लीप ईयर हो जाता। जैसे इस बार का 2024 जो है वो क्या था, हमारा लीप ईयर था। ठीक है, तो यहाँ देखिए ईयर परसेंट इज 400। If the year is divisible by 100, it must be divisible by 400 by a leap year. If any of the condition in the statement are met, the year is a leap year or otherwise it is not. ये दोनों ही conditions check हो जाएंगे। ठीक है, इनपुट 24, आउटपुट 24 इज अ लीप ईयर। ये देखिए आउटपुट आ रहा है 24, अगर डालते तो वो लीप ईयर बताता। 1900 डालेंगे वो नॉट अ लीप ईयर, है ना, ये नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर है ना। 2000 क्या हुआ, 2000 इज अ लीप ईयर हो जाएगा। तो ये काफी सारे जो है प्रॉब्लम्स हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम चेक करना है। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम और नॉट, अगर वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। जैसे आपका देखिए एग्जांपल में हमने दिया हुआ मैडम, तो आप मैडम को इधर से भी लिखो पीछे से भी लिखो तो भी मैडम ही आएगा, इधर से भी लिखोगे तो मैडम ही आएगा। रेस कार, तो यहाँ पे देखिए RACE, CAR हो जाता है इधर से भी, तो उधर से भी, दोनों तरफ से अगर लिखेंगे तो ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है। हेलो, तो ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, याद रखना है ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, ये हो है, ये है, ये नहीं पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हेलो इज नॉट अ पैलिंड्रोम। आगे चलते हैं हम लोग, चेकिंग इफ अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम टू डिटरमिन, अगर ऐसा करना है तो कंपेयर द फर्स्ट कैरेक्टर, इसको क्या करना होगा, कैरेक्टर को कंपेयर करना होगा, है ना। कंपेयर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग विथ द लास्ट कैरेक्टर, तो जितना भी कंपेयर करेंगे वो फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से करते चले जाएंगे। कंपेयर द सेकंड कैरेक्टर विद द सेकंड टू लास्ट, है ना। इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स मैच द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, अगर सारे कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो वो पैलिंड्रोम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरीके से जो है प्रोग्राम है। प्रोग्राम में क्या हुआ, हमने स्ट्रिंग ले लिया 100, उसका ले लिया, रिवर्स स्ट्रिंग हमने 100 ले लिया। इंट ILEN इज अ पैलिंड्रोम इज इक्वल टू 1, पैलिंड्रोम इज इक्वल टू 1 को हमने एक इनिशियलाइज कर दिया पैलिंड्रोम से। यहाँ पे प्रिंटफ करा दिया, इंटर गेट स्ट्रिंग कर दिया, मतलब इनपुट करा दिया वैल्यू को, वैल्यू नहीं मतलब स्ट्रिंग को इंटर करा दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर मान लिया कोई स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, है ना, हम लोग लेते हैं अगर टाटा, ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे इसको, तो लेंथ, इसके लेंथ को ले लिया गया, फिर उसका पहला, है ना, पहला को जो है वो चेक किया गया। क्या चेक किया गया, पहला को, पहला को चेक किया गया कि क्या वो मैच कर रहा है लास्ट वाले से, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो वो पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम फॉर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो है फॉर लूप लगेगा सारे को चेक करने के लिए। इफ अ स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ I-1, ये अगर नॉट इक्वल टू है तो इस पैलिंड्रोम 0, इफ मिसमैच अकर्स ब्रेक, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया। चेक इफ द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, इफ इट इज अ पैलिंड्रोम तो इज इक्वल टू 1, अगर पैलिंड्रोम हुआ तो 1 से कंपेयर हो जाएगा, 1 से वो 1 हो जाएगा, या इधर 0 होगा नहीं तो 1 हो जाएगा। तो पैलिंड्रोम जब 0 होगा तो वो मिसमैच है, अगर पैलिंड्रोम 1 होगा इसका मतलब मैचिंग है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग लिखेंगे पैलिंड्रोम है, इट इज अ पैलिंड्रोम, और अगर ऐसा नहीं है तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो दोनों ही केसेस हम लोगों ने ले लिया है। आगे चेक करते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट होगा, कि इट कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने एक लिया है इनपुट फ्रॉम द यूजर, उसके बाद फिर गेटर्स के थ्रू हमने एंटर करा दिया है सी स्टैंडर्ड, और उसके बाद इज अ प्रिफर्ड सेफ्टी रीजंस, यहाँ पे इट कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कैलकुलेट किया। द फॉर लूप आइटरेट्स ओवर द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, तो आइटरेशन चलेगा और उसके बाद कंपेयर करेगा कैरेक्टर्स को। string 1 string I compares characters from the start,
कंपेयर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड। अब ये कंपेयर करना शुरू करेगा एक एक करके, है ना, एक एक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू करेगा, और कंपेयर करने के बाद आगे बढ़ता चला जाएगा। इस हिसाब से जो है हमारा रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल इनपुट मैडम, मैडम को जैसे ही किया है तो आउटपुट में क्या होगा, ये एम को जो है इस ये वाला जो एम है, एक मिनट सॉरी, ये वाला एम को ये वाला एम से मैच कराया, ए को इससे मैच कराया, डी तो डी से है ही मैच, तो ये दोनों तीनों मैच जब कर गए तो ये पैलिंड्रोम में आ गया, ये पैलिंड्रोम में आ गया, ये पैलिंड्रोम में सॉरी आपका ये वाला पैलिंड्रोम होगा, ये वाला हेलो पैलिंड्रोम में नहीं होगा, स्कार करेंगे तो ये पैलिंड्रोम में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करेगा। अगला प्रोग्राम आपका ये है, राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग नेस्टिंग लूप्स टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करना है। तो ये वाला प्रोग्राम हमने पहले भी किया हुआ है ना। हमें ये देखना है कि ये स्टार है, कितने स्टार्स हैं, और एक जो है ट्रायंगल का शेप बनना चाहिए। ये फॉर लूप से बनेगा, है ना। तो इसको जो है हम लोग एरे में भी डाल सकते हैं, फॉर लूप भी चला सकते हैं। तो यही चीज हमने किया है ना। काफी सारी चीजें हैं इसमें, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, जैसे देखिए सी प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन पैटर्न। अगर पैटर्न को, वो जो पैटर्न है उसको अगर हमें प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, इंट आई जे। यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, आई जे, जे इज इक्वल टू एन, 5 हम लोग ले लिया क्योंकि हमने काउंट किया 5 रो है उसमें, इसलिए एन इज इक्वल टू 5। द हाइट ऑफ द पिरामिड, नंबर ऑफ रोज जो है वो कितना है, 5 है। लूप ऑफ द ईच रो, अब यहाँ पे लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाया हमने, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 1, आई प्लस प्लस, ये आपका लूप चला। और लूप के बाद कौन सा चीज कंटिन्यू होगा, प्रिंटफ स्पेसेस, उसके बीच में अगर स्पेस चाहिए तो स्पेस भी हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर जे इज इक्वल टू, ये स्पेस के लिए हो जाएगा, तो ये स्पेस के लिए हम लोग ये ले लेते हैं। और जो हमें आगे जो स्टार प्रिंट करना है उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे यहाँ स्टार 2 इंटू आई कर देंगे, तो वो चीज यहाँ पे चलेगा। प्रिंट एफ स्टार, ये स्टार यहाँ पे हमने लगा दिया, मूव द नेक्स्ट आफ्टर प्रिंटिंग द रो। तो अब जैसे ही होगा तो ये क्या करेगा, जो है एन, ये न्यू लाइन के लिए हो जाएगा, किसके लिए है, ये न्यू लाइन के लिए है ना। और उसके बाद रिटर्न 0। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो फॉर लूप है वो चलता जाएगा, और फॉर लूप में जो है आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। द आउटपुट फॉर आई रन्स फ्रॉम 1 to n वेयर 5 इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ द पिरामिड, ठीक है। फर्स्ट इनर लूप प्रिंट्स द स्पेसेस। तो सबसे पहले अब आप देखिएगा कि जो आपका स्टार था ना, ऐसा 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 स्टार था, तो भैया ये वाला जो है स्पेस है, ये स्पेस है ना, ऐसा 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 था, तो यहाँ पे ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, तो ये भी तो प्रिंट करना है। यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो 2 स्पेस 3 स्पेस ऐसे प्रिंट होगा, है ना, क्योंकि हमें और भी तो आगे जाना है। तो इस तरीके से लेंगे तो ये आपका स्पेस भी प्रिंट होगा, ये भी स्पेस प्रिंट होगा। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा कि जो स्पेसेस है वो प्रिंट होगा। काफी सारी चीजें इसमें है ना। तो जो स्पेस है उसको भी हमको देखना पड़ेगा, और इसीलिए हमने स्पेस को प्रिंट किया है, ठीक है। लूप में उसको भी लिया हुआ है। द फर्स्ट इनर लूप प्रिंट्स द स्पेसेस, द नंबर ऑफ स्पेसेस इन ईच रो डिक्रीजेस एज वी गो डाउन। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं स्पेसेस को डिक्रीज कर देते हैं। द सेकंड इनर लूप प्रिंट्स द स्टार, वही 2 स्टार आई माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज जो है आगे चलती जाएगी। आफ्टर ईच रो वी प्रिंट अ न्यू लाइन टू मूव द नेक्स्ट, है ना। ये जो है मूव करते जाएंगे हम लोग आगे, इसलिए जो है ये चीजें बड़ी अच्छे से जो है ये रन कर जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बने रहिए वीडियो में, कहीं पर जाइएगा मत। ये काफी अच्छा चीज है कि आपको मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा जितना भी पीडीएफ है ये सब आपको चला जाएगा, आपके पास होगा ये सारी चीजें। तो ये जो है काफी मदद करेगा आपके सारे क्वेश्चंस और जितने भी
तरीके का जो ये है, जितने भी तरीके का आपका जो चल रहा है, वो सारी चीजें जो है मैनेज करता चला जाएगा। आपके जितने रिविजन्स है वो कारगर होते चले जाएंगे। तो इसको जो है देखते रहिएगा। नया क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन स्टोरेज क्लास विथ इट्स टाइप इन डिटेल। नाउ स्टोरेज क्लास हम लोगों ने नहीं किया है, कई बार हमने इसको पढ़ाया भी है, लेकिन आपने इसको इस पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक है ना। इन सी स्टोरेज क्लासेस आर यूज टू डिफाइन द स्कोप विजिबिलिटी। तो स्कोप विजिबिलिटी है लाइफ टाइम के लिए, है ना। एंड द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दे डिटरमिन हाउ वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। मेमोरी में वेरिएबल्स किस तरीके से स्टोर किए जाते हैं, एंड हाउ लॉन्ग दे एग्जिस्ट। There are four primary storage classes in C। चार स्टोरेज क्लासेस है, ऑटोमेटिक है, एक्सटर्नल है, स्टैटिक है और रजिस्टर है। ईच स्टोरेज क्लास हैज इट्स स्पेसिफिक एंड बिहेवियर रिगार्डिंग स्कोप। तो ये जो है स्पेसिफिक टाइप है एंड उसका बिहेवियर रहता है हर स्कोप का, और हर एक का उसका लिंकेज भी होता है। लेट्स डिस्कस ईच स्टोरेज क्लास, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है, डिफॉल्ट फॉर लोकल वेरिएबल्स। ऑटोमेटिक जो है लोकल वेरिएबल्स के लिए होता है। बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल्स इन सी ऑफ द ऑटो स्टोरेज क्लास थ्रू द ऑटो कीवर्ड। तो ऑटो कीवर्ड का जब इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट जो है कुछ लोकल वेरिएबल्स को ये ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर आगे स्कोप है, द वेरिएबल हैज लोकल स्कोप, दैट इज इट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द फंक्शंस। अगर कोई वेरिएबल लोकल हमने डाला है तो वो केवल और केवल उस फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। Lifetime, the variable is created when the function is called and destroyed when the function exists। जैसे ही फंक्शन शुरुआत होगा तो ये वेरिएबल काम करेगा, फंक्शन खत्म तो वो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल का वैल्यू है वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है जब तक वो फंक्शन रहे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, द ऑटो वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड बट इफ इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड दे होल्ड गार्बेज वैल्यू। अगर मान लिया कि वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है तब तो अच्छी बात है। अगर वैल्यू को नहीं इनिशियलाइज किया है, किसी वेरिएबल को हमने नहीं इनिशियलाइज किया है, तो वो गार्बेज वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए वॉइड फंक्शन है, ऑटो इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ऑटो इज ऑप्शनल, इंट एज ऑटोमेटिकली, ऑटो बाय डिफॉल्ट। तो ये ऑटो बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे वॉइड फंक्शन लिखा, ऑटो इंट एक्स लिखा है, ऑटो लगा दिया है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप यूज हो जाएगा, है ना। तो x की जो वैल्यू वो 10 है वो हमेशा प्रिंट होती रहेगी ऑटोमेटिकली। एक्सटर्न है स्टोरेज क्लास, एक्सटर्न स्कोप वेरिएबल जिसको बोलते हैं कि डिक्लेयर्ड विद द एक्सटर्न कीवर्ड आर विजिबल अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स, मीनिंग दे कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन ऑफ अदर फाइल्स एंड डिक्लेयर देम एज एक्सटर्न। तो ये एक्सटर्नल के रूप में जो है यहाँ पे होता है। ये जो इसका जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है एंटायरली ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। पूरा जब तक प्रोग्राम चलता है तब तक जो है ये पूरा का पूरा चीज यूटिलाइज होता रहता है। लिंकेज कैसा है, द वेरिएबल कैन बी यूज्ड अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स। एक फाइल या दूसरे फाइल में भी वही चीज यूटिलाइज किया जा सकता है। द एक्सटर्न कीवर्ड टेल्स the compiler that the variable is defined in another file। वेरिएबल जो है एक फाइल में नहीं बल्कि दूसरे फाइल में भी डिफाइन किया गया है, वो लिंकेज में से पता चलता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज इन द डिक्लेरेशन। एक्सटर्नल वेरिएबल्स को जो है यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते हैं, दे आर यूजुअली इनिशियलाइज इन अ सेपरेट सोर्स फाइल। अलग सोर्स फाइल बनाते हैं और उसमें करते हैं। एग्जांपल देखिए, फाइल वन सी डॉट सी इस तरीके से है। अब यहाँ पर इंट एक्स इज इक्वल टू 10 किया, डेफिनेशन ऑफ एक्स यहाँ पर डाल दिया है हमने, एक्स इज इक्वल टू 10। वॉइड फंक्शन यहाँ पे प्रिंटफ कर दिया, एक्स इज एक्सेस्ड ओवर हियर। तो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू डाली, यहाँ पे हमने एक्स को यूटिलाइज किया है वॉइड फंक्शन के अंदर। ठीक है, फाइल टू डॉट सी एक्सटर्न एक्स इंट मेन, और इस मेन फंक्शन में फिर क्या किया हमने, उस फंक्शन को कॉल कर लिया, उसके बाद रिटर्न 0 हो गया। तो ये चीजें जो है डिक्लेरेशन है, इसमें डिक्लेरेशन किया है हमने, एक्स डिफाइंड अनदर फाइल।
तो वो फाइल अनदर फाइल में x डिफाइन किया और यहाँ हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक स्टोरेज क्लास जिसमें कि वैल्यू फिक्स्ड हो। ठीक है, a scope a static variable only if accessible within the functions where it is declared for local variables or within the file for global variables। मतलब local variable में भी काम करेगा, global variable में भी काम करेगा। लाइफ टाइम क्या होगा? स्टैटिक वेरिएबल इज द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे यूज करता है? पूरे के पूरे प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक किसका होगा। लिंकेज क्या है? स्टैटिक वेरिएबल हैज इंटरनल लिंकेज, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अदर फाइल्स। ये दूसरे फाइल के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसी के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, static variables are initialized only once, and if not explicitly initialized they are automatically initialized to zero। अगर initialization में नहीं देते हैं तो अपने आप ही जीरो ले लेता है। जैसे यहाँ पे static int count है 0, तो ये स्टैटिक वेरिएबल है। अब यहाँ पर काउंट कर प्लस प्लस कर दिया, प्रिंट एफ काउंट, काउंट को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा इंट मेन है, फंक्शन को काउंट कर दिया, काउंट इज इक्वल टू 1, तो काउंट 1 है। अब यहाँ पर आगे की ओर देखिए, फंक्शन को कॉल कर लिया हमने, काउंट 2 रिटर्न 0। अब यहाँ पर इन दिस एग्जांपल द वैल्यू ऑफ द काउंट परसिस्ट, तो जो काउंट है का जो वैल्यू है वो रह जाएगा। ठीक है, मतलब वो फिक्स हो गया। आगे देखिए, रजिस्टर, रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, रजिस्टर टू रजिस्टर में स्टोर करते हैं। स्कोप क्या है इसका? लोकल टू द फंक्शन है, फंक्शन में ये लोकली मौजूद रहता है, जस्ट लाइक ऑटो। तो ऑटो की तरह रजिस्टर भी यूज होता है, बट रजिस्टर वेरिएबल्स आर सजेस्टेड टू बी स्टोर्ड इन सीपीयू। ये किस में स्टोर होता है? सीपीयू में, सीपीयू रजिस्टर में रहता है फॉर फास्टर एक्सेस। लाइफ टाइम क्या है? द वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। जब तक फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है तब तक रहेगा, नहीं तो वरना उसके बाद नहीं रहेगा। लिंकेज, इट हैज नो लिंकेज बिटवीन बिकॉज इट इज लोकल टू द फंक्शन। इसमें इसका कोई लिंकेज नहीं होता है, लोकल फंक्शंस के लिए जो है इसमें नहीं हो पाता है। इनिशियलाइजेशन, रजिस्टर वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज्ड unless explicitly initialized। They also cannot be assigned the and operator, and operator you cannot take their addresses। तो यहाँ पे जो है addresses नहीं ले सकते हैं। Purpose क्या है? Primarily used for variables that are frequently accessed such as loop counters to spread their accesses by storing them in registers। तो registers में से इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे void फंक्शन है। थोड़ा देखिए, हम लोग जो है जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना उसमें काफी कुछ होता है, तो हम लोग जो है इसको कवर अप करने के लिए थोड़ा फास्ट करें, क्योंकि हम लोग का रिवीजन है ना। ऐसा है तो है नहीं कि मैं पूरी कॉन्सेप्ट लेकर के बैठा हूँ और पूरा का पूरा आपको फिर से जो है सी दो एक घंटे में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, चीजें समझ में आनी चाहिए, सामने दिखना चाहिए। आपके पास पीडीएफ भी चला जाएगा, कहीं कोई इश्यू होता है तो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये चीजें इस तरीके से चल रही है। रजिस्टर इंट आई है, फॉर जो है फॉर लूप लगा दिया हमने, फिर प्रिंटफ करा दिया। यहाँ पे इंट मेन, अब जैसे ही फंक्शन करते हैं तो ये फंक्शन जो है सीधे पॉइंट करेगा इसको, इसको कॉल कर लिया। अब उसके बाद ये पूरी चीजें रन करेगी। ठीक है, द रजिस्टर कीवर्ड, एक रजिस्टर जो है दूसरे रजिस्टर के पास जो है आ रहा है, क्यों? क्योंकि रजिस्टर कीवर्ड हम लोगों ने यूज किया है। तो रजिस्टर कीवर्ड सजेस्ट दैट द वेरिएबल आई शुड बी इक्वल टू, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर समरी है, ऑटो है, लोकल टू द फंक्शन, ग्लोबल। एक मैंने चार्ट क्रिएट कर दिया है ताकि कहीं कोई इश्यू आपको ना रहे। एक्सटर्नल जो है ग्लोबल होता है, स्टैटिक लोकल होता है, रजिस्टर भी लोकल होता है, लोकल टू द फंक्शन। और एक्सटर्नल जो है ग्लोबल अक्रॉस द फाइल्स, स्टैटिक फंक्शन लोकल होता है और ग्लोबल भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये चीजें याद रखिएगा, लोकल भी है और ग्लोबल भी है। ये बाकी सब में ये लोकल है, ये ग्लोबल है, ये लोकल है। ठीक है, लाइफ टाइम का भी एक चार्ट बना दिया, लिंकेज बना दिया, इनिशियलाइजेशन बना दिया। तो ये समरी है, कहीं कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए इसमें। की पॉइंट्स देखिए, ऑटो इज द डिफॉल्ट फॉर लोकल वेरिएबल्स। ऑटो क्या है? एक डिफॉल्ट है, किसके लिए? लोकल वेरिएबल के लिए डिफॉल्ट है, तो कहीं कोई इश्यू इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे देखिए, एक्सटर्न इज यूज्ड फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल फाइल्स। मल्टीपल फाइल्स में हम लोग एक्सटर्नल का प्रयोग करते हैं। स्टैटिक कीप्स द वेरिएबल वैल्यू इंटैक्ट
इंटैक्ट बिटवीन द फंक्शंस, हर दो फंक्शंस के बीच में ये इंटैक्ट होता है। रजिस्टर सजेस्ट द वेरिएबल शुड बी स्टोर्ड इन अ सीपीयू रजिस्टर। तो ये सीपीयू रजिस्टर के लिए जो है स्टोरेज के लिए काफी अच्छा है, ये इसमें स्टोर होने के लिए ही बातें करते हैं हम लोग इसमें। तो ये सारी चीजें थी स्टोरेज क्लास की, हर पूरा स्टोरेज क्लास का हर चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो आप लोगों को कहीं कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज अ रिकर्सिव फंक्शन? रिकर्सिव फंक्शन है further for given integer n, write a program in C to find sum of the following series using recursion। तो हमने जो है रिकर्शन कर दिया है, रिकर्शन का जो है कुछ यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया है। तो काफी सारी चीजें हैं, S1 + 2 + 3 + n, तो ये जो है आपका चल रहा है, ठीक है। अब ये रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इट्स ओन डेफिनेशन। रिकर्सिव फंक्शंस आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स that can be broken down into small। तो अब रिकर्सिव फंक्शन देखिए, हमेशा रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बातें मैंने की है। अ फंक्शन व्हेन कॉल इटसेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को ही जब कॉलिंग करता है तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। द फंक्शन सॉल्व्स अ स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड कंटिन्यूज टू कॉल इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूज टू कॉल इटसेल्फ, यही रिकर्सिव का, until it reaches a base case। तो तब तक के लिए जब तक उसका बेस केस नहीं मिल जाता। आगे देखिए बेस केस क्या होता है, दिस इज द स्टॉपिंग कंडीशन ऑफ द रिकर्शन। ये स्टॉपिंग कंडीशन है रिकर्शन का। इफ द बेस केस इज नॉट डिफाइंड द फंक्शन वुड कीप कॉलिंग इटसेल्फ इनडेफिनेटली। तो यहाँ पे जो है कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि बेस फंक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको एक बेस केस नहीं मिल जाता है ना। रिकर्सिव केस क्या होता है, दिस इज वेयर द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, यहाँ पे अपने आप को कॉल कर रहा है, इट कॉल्स इटसेल्फ विद अ मॉडिफिकेशन आर्गुमेंट प्रोग्रेसिवली ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम। तो अगर ब्रेक डाउन करना है प्रॉब्लम को तो उस समय तक जो है रिकर्सिव केस होता है। एग्जांपल है रिकर्शन का, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। कुछ ये सम दिया हुआ है सीरीज का, ये फाइंड आउट करना है, s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, इस तरीके से जो है आपका निकलेगा। We can use a recursive function over here to calculate the sum of the series। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, the sum of the series in n numbers can be calculated। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, sum n, n+1, n-1, उसके बाद फिर sum n, इसको जो है इसमें डालेंगे और उसके बाद फिर इस चीज को हम लोग इस तरीके से करते चले जाएंगे। टेक्स्ट सम है, n1 सम, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है लिखना। सी प्रोग्राम है, ये आपको जरूरत है लिखने का। सी प्रोग्राम रिकर्शन को कैसे फाइंड आउट करना है, तो रिकर्सिव फंक्शन है int sum बेस केस इफ n इज n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0, इफ n इज इक्वल टू 0। तो आगे जो है इसमें देखिएगा एल्स रिकर्सिव केस है इसमें, है ना, सम ऑफ n प्लस सम हाँ, इंट मेन फंक्शन है, यहाँ पे इंट n डाल दिया है, इनपुट द एंटर ऑफ द सीरीज, है ना, यहाँ पे इंटीजर n का हम इंटीजर डाल रहे हैं, स्कैनफ करा दिया, कॉल ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन, क्या कैसे रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है, तो अब प्रिंटफ करा देंगे सम ऑफ द n ऑफ द सीरीज, और यहाँ पे हमने सम n ले लिया है, तो अब सम n जो है वहां पे डिफाइंड है ना। तो इस तरीके से अपने आप को ये कॉल कर रहा है रिकर्सिव फंक्शन में। कैसे काम किया, फंक्शन sum int n is 0, the function takes an integer and returns the sum of all integers from 1 to n। बेस केस है ना, बेस केस है, when n is equal to 0, n is 0, the function returns 0। recursive case, for the other values of n, the function returns n plus sum n-1, मतलब उसको आगे जोड़ना है इसलिए। it adds to the result of the sum of numbers, जितना भी sum of numbers आएगा उसमें ये result add होते चला जाएगा। आगे देखिए, the program takes an integer from the user। एग्जाम्पल में हमने इनपुट 5 करा दिया, आउटपुट में क्या आएगा, sum of the series, तो 1 + 2, ये 1 + 2 लेगा, फिर 1 + 2 को 3 कर दिया, 1 + 2 3 होगा ना, तो 3 प्लस आगे क्या है 3, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, तो 6 + 4 है ना 10 हो जाएगा, 10 + 5 15, तो 15 इज द आंसर, है ना।
तो ये 15 हो जाएगा। अगर इनपुट 10 करते हैं तो वैसे ही 1 2 3 आपका ऐड होते चला जाएगा, आंसर 55 आएगा। ठीक है। हाउ रिकर्सन वर्क्स इन दिस प्रोग्राम, रिकर्सन कैसे काम किया है इसमें, सो देखिएगा। फॉर n इज इक्वल टू 5, तो सम 5 है ना, कॉस सम 4, पहले 5 जो है सम 5 कर दिया और उसके बाद सम 4 को कॉल किया गया। सम 4 कॉस सम 3, सम 3 कॉस सम 2, सम 2 कॉस सम 1 और सम 1 कॉस सम 0। ये आपका बेस केस, इसके बाद खत्म हो जाता है, इसीलिए जो है ये प्लस कर पाया है, मतलब एडिशन कर पाया है। Sum 0 is reached, it returns 0 and the each function returns its value by adding the current value। तो ये current value जो है फंक्शन का रिटर्न किया है, तो sum 1 returns 1 plus 0 that is 1। तो 1 plus 0 मतलब ये आपका sum 5 हो गया, ये आपका sum 5 और ये sum 4 को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ा है। फिर sum 2 returns 2 plus 1, तो 3 6 10 15 जो मैंने आपको करके दिखाया हुआ है वही चीजें यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, यूनियन स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इन सी, स्ट्रक्चर इन सी इज अ यूजर डिफाइंड, ऑब्वियसली यूजर डिफाइंड फंक्शन है डेटा टाइप के साथ जो है, that allows grouping of variables of different data types, मतलब different data types का एक ग्रुप है जो कि किया जा सकता है अंडर अ सिंगल नेम। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रक्चर इज अ सी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दैट ग्रुपिंग of variables of different data types under a single name. Each variable inside a structure is called a member or field, है ना। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। Structures are used when you need to store multiple related values of different types। अलग अलग टाइप की जितने भी चीजें हैं वो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे जब देखते हैं हम लोग तो कुछ स्ट्रक्चर के की पॉइंट्स हैं, क्या है वो। स्ट्रक्चर कैन कंटेन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। Each member of the structure has its own memory location. The size of the structure is the sum of the size of its member। मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको जो है ध्यान में हमें रखना है। सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नेम, डेटा टाइप मेंबर और डेटा टाइप मेंबर 2। तो इस तरीके से हम मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। आगे और भी मेंबर्स चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रोग्राम का थोड़ा बहुत दे दिया है, इंक्लूड स्टूडियो, डिफाइन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिया, कैर नेम लिया, तो 50 स्टूडेंट का नाम लिया, इंट एज लिया, फ्लोट मार्क्स लिया, मतलब मार्क्स वगैरह सब ले रहे हैं इसमें, है ना, डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स इसमें एंटर कराएंगे हम लोग। इंट मेन क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट कैसे बनेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट 1। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के नाम से स्टूडेंट के नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया हमने और वो चीजें हमने डिफाइन यहाँ पे की है, क्रिएट कर दिया हमने स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंटफ कराया, एंटर स्टूडेंट नेम, स्कैनफ, प्रिंटफ एंटर स्टूडेंट एज, फिर स्कैनफ, फिर प्रिंटर स्टूडेंट मार्क्स, फिर स्कैनफ और डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। तो अब जैसे ही डिस्प्ले कराएंगे तो फिर सारी चीज को प्रिंट कराना पड़ेगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, नेम, एज, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी और उसके बाद फिर मार्क्स को डालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स हमने डाला है, तो जैसे ही स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स आएगा तो स्टूडेंट 1 को कॉल करेगा। फिर उसके बाद जो है ये डॉट ऑपरेटर से देखिए कॉल हो रहा है, याद रखिएगा, स्टूडेंट 1 डॉट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट एज, तो ये याद रखिएगा कि स्कैनर भी हमने उसी तरीके से 1 डॉट, है ना, स्टूडेंट 1 डॉट एज, है ना, 1 डॉट एज, स्टूडेंट 1 डॉट एज, है ना, यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे देखिए लिखा है। फिर स्कैनफ में स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स को हमने एंटर कराया है, इस तरीके से वैल्यूज डाली और एक्सप्लेनेशन भी किया है हमने। एक्सप्लेनेशन जो है काफी सारे हैं इसमें, द स्ट्रक्चर स्टूडेंट स्ट्रक्चर विद द मेंबर्स नेम एज एंड मार्क्स डाल दिया है हमने, है ना। वी क्रिएट वेरिएबल स्टूडेंट ऑफ टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टोर स्टूडेंट डेटा, प्रोग्राम यूजेस स्कैनफ, है ना, टू इनपुट वैल्यूज, यूनियन इन सी। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का था, है ना, ये डिफरेंट पॉइंट्स भी हैं इसमें।
यूनियन है, यूनियन क्या होता है? अ यूनियन इन सी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दैट allows storing different data types in the same memory locations. सेम मेमोरी लोकेशंस में जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। अनलाइक स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर में सेम ही टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे अनलाइक स्ट्रक्चर्स इन अ यूनियन, तो यूनियन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे होता है डिफरेंट, वो हम लोग देखेंगे। मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी, so only one member can hold a value at any given time. Unions are used when you need to work with डिफरेंट डेटा टाइप्स। जब यूनियन किसके लिए होता है? डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, है ना। की पॉइंट्स अबाउट यूनियन, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। द साइज ऑफ द यूनियन इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर, है ना। यूनियंस आर जनरली used when the memory requirements are crucial and only one value is required at runtime। तो यहाँ पे एक वैल्यू रिक्वायर्ड है रन टाइम पे, तो वहां पे वो यूटिलाइज करते हैं हम लोग। सिंटैक्स क्या है? डिफाइन किया हमने यूनियन, यूनियन नेम डिफाइन कर दिया जैसे हम लोग स्ट्रक्चर करते थे, बस केवल यूनियन लिख देना स्ट्रक्चर की जगह पे। डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2। यहाँ पर जो है हमने एक एग्जांपल ले लिया है। डिफाइन अ यूनियन टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। कैसे? तो यूनियन डेटा टाइप इंट इंट वैल्यू, देखिए इंट ले लिया, फ्लोट ले लिया, दोनों ही ले लिए, फ्लोट फ्लोट वैल्यूज ले लिया है। उसके बाद जो है कैर कैरेक्टर वैल्यू ले लिया है। तो तीनों टाइप के हमने यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया है, ठीक है। क्रिएट यूनियन वैल्यू, तो यूनियन डेटा डेटा स्टोर का ये स्टोर एन इंटीजर वैल्यू इन द यूनियन। क्या करेगा? स्टोर इंटीजर वैल्यू करेगा, ठीक है। कैसे करेगा? डेटा डॉट इंट वैल्यू, याद रखिएगा। फिर इसको प्रिंट करा लिया, फिर स्टोर करेंगे फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट वैल्यू के लिए क्या करेंगे? डेटा डॉट फ्लोट वैल्यू, है ना। ये भी करा दिया। कैरेक्टर को कैसे करेंगे? डेटा डॉट कैर, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर सारा चीज हम लोगों ने क्या लिया? इंटीजर ले लिया है, फ्लोट ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, तीनों चीजें हमने ले ली, ठीक है। प्रिंट एफ, अब यहाँ पर जो है डेटा कैर है। आफ्टर स्टोरिंग अ न्यू वैल्यू द प्रीवियस वैल्यू इज ओवररिटन, जो भी पहले का वैल्यू होगा वो हट जाएगा, नया वैल्यू उसमें आ जाएगा। प्रिंट एफ आफ्टर स्टोरिंग अ न्यू वैल्यू इंटीजर वैल्यू डेटा डेटा डॉट इंट वैल्यू को हम लोग लेंगे। शो एन अनडिफाइंड वैल्यू, है ना। प्रिंट एफ वैल्यूज डेटा डॉट फ्लोट लिया है हमने। देखिए जैसे जैसे हमने एंटर करा है वैसे वैसे हम उसको कॉल भी कर रहे हैं। डेटा डॉट कैर को हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल में हमने दे दिया है। द यूनियन डेटा डिफाइंस अ यूनियन विथ 3 मेंबर्स। इंट वैल्यू, है ना, इंट वैल्यू लिया, फ्लोट वैल्यू लिया और कैर वैल्यू लिया। वी क्रिएट अ वेरिएबल डेटा ऑफ टाइप यूनियन डेटा, ठीक है, ले लिया हमने। व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू मेंबर, एग्जांपल इंट वैल्यू, है ना, द प्रीवियस वैल्यू इज ओवररिटन, प्रीवियस वाला वैल्यू चला जाएगा, हट जाएगा। व्हेन वी प्रिंट द वैल्यूज ऑफ द मेंबर्स आफ्टर ओवरराइटिंग देम, ओनली द लास्ट असाइनिंग वैल्यू इज वैलिड। तो जो भी हम लोग लास्ट असाइनिंग वैल्यूज हैं वो वैलिड रहेगा, मतलब जो लास्ट में असाइन कर रहे हैं वो रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए की डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर में। ईच मेंबर हैज इट्स ओन मेमोरी लोकेशन, जबकि मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। पहला, साइज ऑफ द सम ऑफ द साइजेस ऑफ ऑल मेंबर्स। साइज जो है उस तरीके का होता है, साइज इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट, यहाँ पे जो लार्जेस्ट मेंबर रहेगा वो होगा, यहाँ पे साइजेस ऑफ ऑल मेंबर्स होगा, ठीक है। व्हेन वी used when you need to store multiple values, store multiple values, multiple values store करने के लिए। यहाँ used when need to store, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है जो मैं खींच देता हूँ आपके समझने के लिए, ये डिफरेंसेस है, ठीक है। used when you need to store different values but only at one time, ये एक ही बार के लिए होता है यूनियन। all members can be accessed at the same time, only one member can be accessed at the टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। समरी है स्ट्रक्चर का, सुटेबल व्हेन यू नीड टू स्टोर मल्टीपल रिलेटेड वैल्यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स एट द सेम टाइम। यूनियन में क्या होता है? सुटेबल व्हेन यू नीड टू
store different data types in the same memory location but only need to use one at a time। ठीक है, और जो कि मेमोरी को बचाता है। तो काफी चीजें हमने देखा, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन हमने करा दिया है, और इस क्वेश्चन में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, सारे प्रोग्राम्स रन कराए हुए हैं। आपको केवल इसको पढ़ लेना है। भैया पढ़ना तो पड़ेगा आपको भी, हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद तो आपको पढ़ना है ना, आपको लिखना है। एग्जाम में हमें नहीं लिखना, आपको लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, इसके जो भी पीडीएफ आपके पास जा रहे हैं, गो थ्रू इट ट्वाइस थ्राइस। इतना तो तय है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एस्पेक्ट विजन आपका पूरा ध्यान रखता है, ये चाहता है कि आप अच्छा करें, आप अच्छा करेंगे तो एस्पेक्ट विजन भी अच्छा करेगा। तो भाई आप पढ़ते रहिए, स्टडी वेल, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लासेस, और विद सम मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आएंगे और फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, कीप स्टडी।